समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर मैं अंकुर शुक्ला आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो लेक्चर श्रृंखला में आप सभी को मिलने वाले हैं आपकी दृष्टि 2022 से संबंधित सारे करंट अफेयर का पूरा एनालिसिस, जिसमें इसको 8 पार्ट्स में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कई सारे यूट्यूब चैनलों के माध्यम से आपके लिए PDF के माध्यम से वो आपके वीडियोस प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनमें ये आपके प्रमाणिक नहीं होते हैं, वो घटना चक्र के ऑफिशियल वेबसाइट से नहीं होते। लेकिन इसीलिए घटना चक्र ने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपके इस बुक के 8 पार्ट्स में 8 लेक्चर को आप लोगों को फ्री प्रोवाइड किया है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं राष्ट्रीय परिदृश्य को, विधिक परिदृश्य को, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को, खेल, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और साथ में संक्षिप्तकियाँ और उसके साथ उत्तर प्रदेश के बारे में भी वहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। इस वीडियो लेक्चर्स में हम यहाँ पर जो भी आपके PDF के माध्यम से जो भी चीज़ें आप देखते हैं, वो सारी चीज़ें एक प्रकार से इनविजिबल होती हैं। इसीलिए हमारा पूरा सेशन PPT के माध्यम से तैयार किया गया है, जिसमें सारी चीज़ों को PPT के माध्यम से क्वेश्चन आंसर राउंड के साथ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इस सेशन में जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अपने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर PDF में ये सारी चीज़ें आपको एक प्रकार से इनविजिबल हैं या आपको आसानी से समझ में नहीं आएगा, जिसके लिए हमारे चैनल में, हमारे इस प्लेटफॉर्म पर इसे PPT माध्यम से आपको प्रदर्शित किया गया है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे डियर इंटरनेशनल इश्यूज़ के बारे में। ठीक है, इंटरनेशनल जो इश्यूज़ हैं उनके बारे में सारी चीज़ों को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी घटनाक्रम हुई है 2021 से 2022 के बीच में, सारे घटनाक्रम पर हम चर्चा करेंगे। तो एक बार सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट है, सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, क्योंकि ये जो आपका किताब है जो लॉन्च होने वाली है डियर, इसी किताब का वेट करते हैं आप लोग 1 साल। और इस बार घटना चक्र ने अपनी तरफ से एक तोहफा दिया है आप लोगों को कि आपको इस किताब के साथ साथ वीडियो लेक्चर्स भी फ्री में मिलेंगे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन इंटरनेशनल इश्यूज़ पर। आइए बढ़ते हैं डियर हमारे सेशन में। और पहला हमारा जो पॉइंट है यहाँ पर, भारत और जर्मनी के बीच में जो यात्रा हुई थी उसके बारे में। भारत और जर्मनी, तो इसमें क्या हुआ था डियर, तो इस यात्रा के दौरान हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 3 देशों की यात्रा की थी। कौन कौन से? जर्मनी की, डेनमार्क की और फ्रांस की यात्रा की है हमारे देश के प्रधानमंत्री ने। ये 2 मई 2022 को बर्लिन में भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श के 6ठे संस्करण का आयोजन किया गया। कौन से संस्करण का? तो 6ठे संस्करण का आयोजन किया गया। 3 देशों की यात्रा पर थे हमारे देश के प्रधानमंत्री। अभी हाल ही की बात है, फ्रांस के, जर्मनी के और डेनमार्क के। इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जर्मनी के चांसलर जो हैं उनका नाम क्या था, तो अभी हाल ही में नए नियुक्त हुए हैं ओलाफ सोल्ज उनका नाम है, जो जर्मनी की जो पहले चांसलर थी एंजेला मार्केल, उनकी जगह पर नियुक्त हुए हैं। ठीक है, तो उनके साथ IGC के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता की है। IGC के दौरान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चांसलर जो ओलाफ सोल्ज हैं उनके मध्य में हरित एवं सतत विकास साझेदारी पर भी समझौता हुआ। एक प्रकार से घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। यानी भारत और जर्मनी के बीच में जो समझौता हुआ है वो हरित एवं सतत विकास साझेदारी के लिए समझौता की गई है भारत और जर्मनी के बीच में। इन दोनों देशों के द्वारा हरित हाइड्रोजन टास्क फोर्स गठन करने का भी निर्णय लिया गया है। और साथ में वर्ष 2021 में भारत और जर्मनी के मध्य राजनीतिक संबंधों की स्थापना के 70 वर्ष भी पूरे हो चुके हैं। 2021 में पूरे हुए थे। भारत और जर्मनी के संबंध, रणनीतिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे हुए थे। और साथ में जो 2 समझौते हुए हैं उन दोनों को याद रखिएगा, भारत और जर्मनी के बीच में। और उसके अलावा 2022 में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन स्लॉस एल्माउ बावेरियन जो आपका आल्प्स है वो जर्मनी में ही प्रस्तावित है। जर्मनी में आयोजित किया जाएगा G7 का शिखर सम्मेलन 2022 का। अगला हमारी जो यात्रा है प्रधानमंत्री जी की, वो कहाँ की है डियर, तो डेनमार्क की। अभी हमने डिस्कस भी किया, भारत जब प्रधानमंत्री जी हमारे देश से निकले थे तो जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की यात्रा पर थे। तो दूसरी जो यात्रा है वो डेनमार्क की है, जहाँ पर 3 से 4 मई 2022 के बीच में डेनमार्क के प्रधानमंत्री, जिनका नाम है मेटे फ्रेडरिक्सन, और उनके साथ में उनके निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोपेनहेगन डेनमार्क की आधिकारिक यात्रा की थी। आप लोगों ने अभी हाल ही में देखा होगा डेनमार्क में
लोगों को संबोधित भी किया था हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने। और इसमें याद रखिएगा, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री की डेनमार्क की पहली यात्रा थी, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेनमार्क की पहली यात्रा। 4 मई 2022 को कोपेनहेगन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वितीय भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के एक प्रकार से प्रतिभागिता की है। ये नॉर्डिक शिखर सम्मेलन क्या है? भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन। तो ये एक प्रकार से भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का मतलब होता है नॉर्डिक जो स्टेट हैं वहाँ पर, जिनमें आपके ये सारे आपके स्टेट शामिल होते हैं, डेनमार्क के आसपास के जो देश हैं, जिनमें आपका आइसलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, ये सारे देश इसमें शामिल होते हैं इस नॉर्डिक कंट्रीज़ में। ठीक है, तो नॉर्डिक कंट्रीज़ के साथ इन्होंने एक सम्मेलन में भी हिस्सा लिया, जिसमें डेनमार्क के प्रधानमंत्री के अलावा आइसलैंड के प्रधानमंत्री कैटरिन जैकब्स थे, नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनस गाहर थे, स्वीडन के प्रधानमंत्री मैंडेलिना एंडरसन है और फिनलैंड की सना मारिन है। ये सारे लोग इसमें शामिल हुई थी। और नॉर्डिक के सदस्यों की संख्या भी याद रखिएगा 5 है, और ये 5 सदस्यों के नाम आपके लिखे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्डिक यहाँ पर डेनमार्क यात्रा के दौरान कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए? तो 9 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसमें प्रवासन एवं गतिशीलता है, हरित पोत परिवहन में उत्कृष्टता पर आशय पत्र है, सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के लिए समझौता हुआ है, मंत्री स्तरीय ऊर्जा नीति संवाद किया जाना है, भारत यानी ICAR में मिशन भागीदार के रूप में शामिल होगा, और ऐसा समझौता किया गया स्टार्टअप सहयोग को सुगम बनाने के लिए इन्वेस्ट इंडिया एवं डेनमार्क तकनीकी विश्वविद्यालय के बीच में भी समझौता किया गया है। इस प्रकार से ये सारी समझौते हुए हैं भारत के प्रधानमंत्री की डेनमार्क यात्रा के दौरान। अगला हमारा जो देश था उसका नाम क्या डियर? तो उसका नाम है भारत और फ्रांस। यानी पहला देश हमने देखा जर्मनी, दूसरा था डेनमार्क, और तीसरी कंट्री का नाम क्या है? तो फ्रांस नाम है तीसरे देश का। और यहाँ पर फ्रांस की यात्रा के समय में जो 4 मई 2022 को हमारे देश के प्रधानमंत्री पहुँचे थे फ्रांस, यहाँ पर पेरिस में उन्होंने दौरा किया था, क्योंकि इनके जो दोस्त हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है इमैनुअल मैक्रो, उन्होंने एक प्रकार से इनवाइट किया था और उनके बीच में प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता भी संपन्न हुई थी। भारत और फ्रांस की बात करें अगर डियर, तो 1998 से भारत और फ्रांस एक प्रकार से रणनीतिक साझेदार के रूप में काम कर रहे हैं 1998 से। और पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में इसमें भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर का दर्जा किस देश के द्वारा दिया गया है? तो पेरिस बुक फेस्टिवल यानी फ्रांस के द्वारा दिया गया है। जबकि नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले के अगले संस्करण में भारत के द्वारा भी फ्रांस को गेस्ट ऑफ ऑनर से यहाँ पर गेस्ट ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया है, भारत के द्वारा भी फ्रांस को। नेक्स्ट हमारा है भारत मॉरिशस। भारत मॉरिशस के बीच में जो समझौते हुए हैं, मॉरिशस के अभी हाल ही में वहाँ के जो चीफ ऑफ हेड हैं वो हमारे देश में आए हुए थे, जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो 17 ये आपके 17 से 24 2022 के मध्य में मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं, जिनका नाम क्या डियर? प्रविंद कुमार जगन्नाथ। नाम क्या है? प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने भारत की यात्रा की है। और इसमें 19 अप्रैल 2022 को मॉरिशस के प्रधानमंत्री WHO के महानिदेशक, जो अभी हाल ही में फिर से उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है, ट्रेंडोस गैब्रियेसस की उपस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर? जामनगर गुजरात में एक ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की जो है आधारशिला रखी है। किसकी उपस्थिति में? तो मालदीव के प्रधानमंत्री की, साथ में WHO की जो हेड हैं उनकी अध्यक्षता में ये आपकी आधारशिला रखी गई है। याद रखिएगा नाम क्या है? ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इसका नाम है। और गुजरात एवं नई दिल्ली में आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेने के अलावा मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने और कहाँ का दौरा किया था डियर? तो वो दौरा किया था उन्होंने वाराणसी का। वाराणसी वो वही है जहाँ पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की भी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है भारत यूनाइटेड किंगडम यात्रा। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच संबंधों में जो नई यात्रा की गई है, हमारे देश के प्रधानमंत्री और बोरिस जॉनसन जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, उनकी मुलाकात के बारे में चर्चा करेंगे, जिनमें 21 से 22 अप्रैल
2022 की बात हो रही है डियर, 21 से 22 अप्रैल, अभी हाल ही में अप्रैल में यहाँ पर यूके के प्रधानमंत्री जो थे जिनका नाम है बोरिस जॉनसन, वो हमारे देश की यात्रा पर थे। और आपको पता है इस समय हमारा देश इतना शक्तिशाली हो चुका है कि हर देश के जो प्रतिनिधित्व करता है, हर देश के जो प्रशासक हैं वो भारत आना चाहते हैं। और यही रीजन है, लगभग लास्ट के अभी हाल ही में 1 महीने के अंतर्गत 15 से ज़्यादा देशों के जो लीडर हैं वो भारत की यात्रा कर चुके हैं। तो इस प्रकार से बोरिस जॉनसन भारत की यात्रा पर थे और उन्होंने एक प्रकार से ये इनकी पहली आधिकारिक यात्रा थी यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री के रूप में। उन्होंने अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम के मशवड़ इंडस्ट्रियल एस्टेट, बड़ौदा स्थित जेसीबी प्लांट तथा गिफ्ट सिटी गांधीनगर स्थित गुजरात जैव प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का भी दौरा किया है। और जेसीबी प्लांट तो चर्चा में थी, क्योंकि ये जेसीबी इस समय चर्चा में उत्तर प्रदेश में है डियर, ठीक है। ये फोटो उस समय काफ़ी वायरल हुई थी, जेसीबी पर चढ़कर इन्होंने फोटो खिंचाया था बोरिस जॉनसन ने। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इस यात्रा के दौरान जो है आपके G2G यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर यहाँ पर 2 आपके समझौते हुए हैं भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में, जिनमें भारत और यूनाइटेड किंगडम वैश्विक नवाचार भागीदारी के कार्यान्वयन पर समझौता हुआ है और साथ में ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप पर भी सहयोग पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यहाँ पर अगला हमारा जो यात्रा है वो है भारत और नीदरलैंड के बीच संबंधों की। नीदरलैंड की जो राजा हैं जिनका नाम क्या है, विलेम अलेक्जेंडर, नाम क्या डियर, विलेम अलेक्जेंडर, तथा रानी जो मैक्सिमा है वहाँ की, वो जो है इनके निमंत्रण पर हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है रामनाथ कोविंद जी, वो इस देश की यात्रा पर नीदरलैंड की यात्रा पर थे। और ये पिछले 34 वर्षों में किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की नीदरलैंड की पहली यात्रा की गई थी। इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर, क्योंकि एक प्रकार से आप देख सकते हैं लास्ट के 34 वर्षों में किसी राष्ट्राध्यक्ष ने नीदरलैंड की यात्रा नहीं की थी। तो ये यात्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे देश के राष्ट्रपति की। किस देश में, तो नीदरलैंड में यात्रा की गई है और ये इन्विटेशन मिला था विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से। नेक्स्ट हमारा है भारत और तुर्कमेनिस्तान। यहाँ पर जितने भी पॉइंट हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं डियर, अगर इनके बारे में सारी चीज़ों को डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो आपकी बुक लॉन्च हो चुकी है, जो आपके समसामयिक घटना चक्र की दृष्टि की बुक, जिसका वेट आप लोग 1 वर्ष से कर रहे थे, वो किताब लॉन्च हो चुकी है डियर, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर जितने भी घटनाक्रम को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को ऊपरी केवल हम माध्यम से डिस्कस कर रहे हैं, डीप में उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर डीप में चर्चा करेंगे तो ये वीडियो आपका काफ़ी लंबा हो जाएगा, जिसके माध्यम से आपको समझने में दिक्कत होगी। इसलिए यहाँ पर सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को कम टाइम में आप लोगों को देने का प्रयास किया गया है, ताकि सारी चीज़ों पे जो भी उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं उन पॉइंट को कवर करने का प्रयास किया गया है, ताकि डायरेक्ट आप क्वेश्चन को देखकर सॉल्व कर सकें और सारी चीज़ों को हम आसानी से आपके सामने रख भी सकें, सारे मैटर को आप एक ही वीडियो में पा सकें। चलिए, तो भारत और तुर्कमेनिस्तान की यात्रा की बात करें तो इसमें तुर्कमेनिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है शेरदार गुरम्बागुलयेविच बेर्दिमुहामेदोव के नियंत्रण पर एक प्रकार से हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, ये तुर्कमेनिस्तान की यात्रा पर थे 1 से 4 अप्रैल के बीच में। और ये हमारे देश के राष्ट्रपति की एक प्रकार से पहली तुर्कमेनिस्तान की यात्रा थी, क्योंकि भारत के किसी भी राष्ट्रपति ने इससे पहले तुर्कमेनिस्तान की यात्रा नहीं की थी डियर, याद रखिएगा। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच में राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारत तुर्कमेनिस्तान ये आपके डाक टिकट भी जारी की गई है, भारत तुर्कमेनिस्तान स्मारक डाक टिकट। यहाँ पर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि अभी हाल ही में किस देश के साथ भारत के संबंधों के 30 वर्ष पूरे होने पर डाक टिकट जारी किया गया है, तो भारत और तुर्कमेनिस्तान के, ठीक है। क्योंकि आपको पता है इन सारी चीज़ों की स्थापना, जितने भी ये स्टेट हैं इनकी स्थापना USSR यानी 1991 की स्थापना के बाद, इसके विघटन के बाद ही इन सारे स्टेट की स्थापना हमारे इस पूरे वर्ल्ड में हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है भारत और नेपाल के बीचों किस, यहाँ पे इनके बीच संबंधों की बात करेंगे तो भारत और नेपाल के बीच जो संबंध है उसमें नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है शेर बहादुर देउबा, अभी हाल ही में 1 से 3 अप्रैल के बीच में ये भारत की यात्रा पर थे।
और जुलाई 2021 में पदभार ग्रहण करने के पश्चात नेपाल के प्रधानमंत्री की ये पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा थी। आपको पता होगा इस द्विपक्षीय यात्रा में कई सारी चीज़ों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, कई सारे समझौते किए गए हैं। रेलवे लाइन यहाँ पर चालू की गई है भारत और नेपाल के बीच में, जो लगभग बिहार यानी हमारे देश के बिहार राज्य से होकर जाती है, बिहार से नेपाल जाती है वो ट्रेन। यहाँ पर 1 से 3 अप्रैल के बीच में हमारे देश में जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देउबा यहाँ पर यात्रा पर थे और उनके बीच में अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन में सबसे पहला जो समझौता है यानी जो ISA है डियर, इस ISA में नेपाल भी एक मेंबर के रूप में शामिल हो चुका है और यहाँ पर 105 सदस्य हो चुके हैं इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। ISA में टोटल 105 मेंबर हो चुके हैं, याद रखिएगा। और नेक्स्ट हमारा है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में यात्रा। इस शिखर सम्मेलन में भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने इसमें प्रतिभाग किया है, याद रखिएगा। और ये आपका जो सम्मेलन है 2 अप्रैल 2022 को एक आभासी माध्यम से आयोजित किया गया था, यानी इसमें कोई एक दूसरे के देश में गया नहीं था बल्कि वर्चुअल तरीके से इसका आयोजन किया गया था। इसमें जो है इस आपके मीटिंग में डियर इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्राइम मिनिस्टर के साथ समझौते में सबसे जो मुख्य समझौता है वो है आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता, जिसको कहते हैं इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको इक्टा के नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इक्टा समझौता अभी हाल ही में किन 2 देशों के बीच में किया गया है, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में किया गया है। अगला है भारत और जापान के बीच में। भारत और जापान के बीच में ये यात्रा हुई थी 19 से 20 मार्च को, जब जापान के जो नए प्रधानमंत्री हैं वो हमारे देश की यात्रा पर थे। और अभी आपको हमने बताया भी 1 से 1.5 महीने के अंदर दुनिया के जितने भी बड़े देश हैं, हर देश के जो लीडर हैं वो भारत की यात्रा कर चुके हैं और जो नहीं किए हैं वो करने को लालायित हैं भारत की यात्रा। तो 19 से 20 मार्च 2022 के मध्य में जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, कौन डियर, फूमियो किशिदा ने भारत की आधिकारिक यात्रा की है। और यह शिखर सम्मेलन भारत एवं जापान के मध्य में राजनयिक संबंधों के कितने वर्ष पूरे होने पर आयोजन की गई है, तो 17वीं वर्षगांठ पर मनाई गई है। और साथ में दोनों देशों के द्वारा भारत जापान स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी यानी CEP क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप की घोषणा की गई है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट विषय है, क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप विषय पर समझौता भारत ने किसके साथ किया है, तो जापान के साथ में किया गया है। और साथ में नेक्स्ट फिर से आपका है भारत और ऑस्ट्रेलिया की 2+2 वार्ता। इसमें भारत कई सारे देशों के साथ 2+2 वार्ता आयोजित करता है, जिसमें भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री शामिल होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 11 सितंबर 2021 को 2+2 वार्ता आयोजित की गई थी, वो कहाँ पर आयोजन हुआ था, तो दिल्ली में इस बार आयोजित किया गया था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 वार्ता की। इसमें रक्षा एवं विदेश मंत्री जो है इस वार्ता में भारत के जो प्रतिनिधित्व है वो किसने किया था, तो भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी ने, और विदेश मंत्री कौन थे, जयशंकर प्रसाद ने। और साथ में ऑस्ट्रेलिया का जो प्रतिनिधित्व किया है वहाँ के विदेश मंत्री मॉरिस पायने ने, और रक्षा मंत्री पीटर ड्यूटन ने। आपके एग्जाम में कई बार ये सारे नाम पूछे जाते हैं कि अभी हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री या किस देश के रक्षा मंत्री ने भारत की यात्रा की है, या उनका नाम क्या है, या फिर इनका नाम ये है और ये कौन से देश के प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री या रक्षा मंत्री रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, इसलिए ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है डियर, याद रखिएगा। अगली यात्रा है यहाँ पर भारत और मालदीव की। इसमें आपका 25 मई 2021 की बात की जा रही है। इसमें भारत के द्वारा आड्डू शहर ये आपका मालदीव में है। कहाँ पर, आड्डू एक शहर है मालदीव में, जहाँ पर भारत के एक नए वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की गई है। भारत और मालदीव के बीच में ये जो समझौता हुआ है, मालदीव में एक जगह है जिसका नाम है आड्डू शहर, और यहाँ पर भारत के द्वारा एक वाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी प्रदान की गई है। अब नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर सूचकांक। अब अगला हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल इश्यूज में सूचकांक के बारे में डियर, क्योंकि जो पहला पॉइंट था, पहले में हमने जितने भी भारत के साथ इंटरनेशनल रिलेशंस हैं अदर देशों के, उनके बारे में हमने डिस्कस किया है यहाँ पर अपने इस सेशन में अभी तक।
जिनमें जो भी आपके देश थे जिनके साथ भारत की यात्रा हुई है, भारत के साथ उनकी चर्चा हुई है, क्या क्या समझौते किए गए हैं, उनके बारे में हमने चर्चा किया जो मुख्य थे। लेकिन अब कुछ नए आपके इम्पॉर्टेंट जो इंडेक्स हैं उनके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, जिनमें सबसे पहला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। कौन सा डियर? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022। इस सूचकांक का ये कौन सा संस्करण है? तो सबसे पहले याद रखिएगा इसका 22वां संस्करण है, 20वां संस्करण है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का। और ये जो सूचकांक है 2022 में शीर्ष 30 स्थान पर इसमें नॉर्डिक देश हैं। नॉर्डिक देश का मतलब समझ रहे हैं, अभी हमने आपको बताया भी था नॉर्डिक देशों की भारत के प्रधानमंत्री ने उनके साथ चर्चा भी की थी, जिसमें स्वीडन, फिनलैंड, ये सारे देश आपके आते हैं, जिनमें अभी ये आपका जो 3 स्थान है वो नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन को प्राप्त हुआ है, जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं इस विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। इस प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में सबसे जो खराब स्थिति है वो किसकी है? तो उत्तर कोरिया यानी किम जोंग उन, जहाँ का तानाशाह है, इसकी सबसे खराब स्थिति है किम जोंग उन की, यानी उत्तर कोरिया में प्रेस को बिल्कुल भी स्वतंत्रता नहीं दी गई है। ठीक है, उसके अलावा इसको रैंकिंग में 180वां स्थान प्राप्त हुआ है। यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि टोटल कितने देशों को शामिल किया गया है इस रैंकिंग में, तो 180 देश शामिल हुए हैं। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में इस बार भारत और भी बुरी स्थिति में चला गया है, यानी भारत की रैंकिंग इसके पहले 142 थी, अब भारत की रैंकिंग हो चुकी है 150, यानी भारत 150वें स्थान पर पहुंच चुका है, जबकि 2021 में भारत 180 देशों में 142वें स्थान पर था। इस प्रकार से आप देख सकते हैं भारत की विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में रैंकिंग और भी खराब हो चुकी है। अगला हमारा यहाँ पर है विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्तियाँ 2021 की रिपोर्ट। इसके अनुसार क्या है? तो ये आपका 25 अप्रैल 2022 को स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्तियाँ नामक का एक रिपोर्ट जारी की गई है। ये एक प्रकार का ऐसा रिपोर्ट है जिसके माध्यम से ये पता चलता है कि कौन से देश ने अपने सैन्य व्यवस्था पर कितना खर्च किया है। ठीक है, तो इसमें इस व्यय रिपोर्ट में आपके 2020 की तुलना में 0.7% की वृद्धि हुई है, याद रखिएगा। और आपके जो 2021 में जो व्यय हुआ था उसमें वो व्यय बढ़ करके 0.7% बढ़ करके लगभग 2113 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। आइए देखते हैं वो देश कौन से हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा अपने सैन्य व्यवस्था पर व्यय किया है। तो ये ग्राफ देखिएगा, इसमें डियर सबसे सर्वाधिक सैन्य व्यय वाले जो शीर्ष 5 देश हैं उनमें पहले स्थान पर है अमेरिका। अमेरिका पहले स्थान पर है जिसने 801 बिलियन अमेरिकी डॉलर को खर्च किया है, जो उसके टोटल व्यय का जो है लगभग 38% है। उसके अलावा चाइना जो है, चाइना ने अपने टोटल बजट का जो है 293 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 14% हिस्सा खर्च किया है। भारत के द्वारा 76.6 यानी तीसरे स्थान पर हमारा इंडिया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान है तीसरा 76.6 बिलियन डॉलर के साथ में, अमेरिकी बिलियन डॉलर के साथ में। और ये पूरे अपने बजट के केवल 3.6% को ही सैन्य क्षेत्रों में इसको निवेश करता है, यानी एक प्रकार से भारत का जो निवेश है रक्षा में वो केवल 3.6% का है। 76.6 अमेरिकी बिलियन डॉलर का ये निवेश है भारत का। उसके अलावा नेक्स्ट हमारी जो रिपोर्ट है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, यानी कौन सा देश कितना खुश है, कौन सा देश कितना खुश है, ये इस रिपोर्ट में बताया गया है डियर। इस रिपोर्ट के अनुसार जो है ये आपका 2012 में पहली बार इस रिपोर्ट को जारी किया गया था। और विश्व प्रसन्नता जो आपकी रिपोर्ट है ये एक प्रकार से संयुक्त राष्ट्र पोषणीय विकास समाधान नेटवर्क का एक प्रकाशन है, यानी इसी के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें आपका जो गैलप वर्ल्ड पोल के द्वारा डेटा का प्रयोग किया जाता है इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए। अब बात करते हैं इस रिपोर्ट में क्या खास बातें हैं। तो इसमें टोटल इसके 10 संस्करण हो चुके हैं, ये इसका 10वां संस्करण था। और इसमें शामिल होने वाले टोटल देशों की संख्या कितनी थी डियर? तो 146 देश इसमें शामिल थे। इसमें अगर हम विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में अगर हम देखें तो सबसे जो अधिक प्रसन्न देश हैं उनमें पहले स्थान पर है फिनलैंड, दूसरे पर है डेनमार्क, तीसरे पर है आइसलैंड,
चौथे पर यहाँ पर स्विट्जरलैंड और पांचवें पर नीदरलैंड। एक प्रकार से आप देख सकते हैं यूरोपियन कंट्री सबसे प्रसन्न हैं। इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रसन्नता रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा प्रसन्न कौन सा कॉन्टिनेंट है, तो यूरोप कॉन्टिनेंट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी हाल ही में ये क्वेश्चन किसी इंडेक्स में किसी आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है डियर। और सबसे कम खुशहाल 5 देश कौन से हैं, तो सबसे अंतिम रैंकिंग है अफगानिस्तान की। सबसे पहला पॉइंट ये याद रख लीजिएगा कि सबसे अंतिम स्थान पर कौन है, तो उसका नाम है अफगानिस्तान, 146वें स्थान पर है। उसके बाद है लेबनान, फिर जिम्बाब्वे, फिर रवांडा, उसके बाद बोत्सवाना है। लेकिन यहाँ पर भारत के बारे में हमें जानना है कि भारत की रैंकिंग क्या है, क्योंकि वहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो भारत की रैंकिंग है 136, यानी रैंकिंग को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, काफ़ी ख़राब है, क्योंकि लगभग अंतिम से 10 स्थान पीछे है भारत। 136 रैंकिंग है, लेकिन 2021 की तुलना में थोड़ा सा सुधार हुआ है और 139 स्थान से पहुँच गया है 136वें स्थान पर। यहाँ पर ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। 2021 में रैंकिंग कितनी थी, 139 थी, अब कितनी है, तो 136 है। और पहले स्थान पर ज़्यादातर यूरोपियन देश हैं, अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान है 146वें पर। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है मेडागास्कर, CDRI का मेंबर बन चुका है। CDRI का मतलब क्या होता है डियर, तो कॉलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। एक प्रकार से ये आपका ऐसा संगठन है जो जितने भी आपके आपातकालीन जो भी आपके दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें दैवीय घटनाएं जिसको हम कहते हैं, उनसे संबंधित सारे घटनाक्रम को एक प्रकार से नियंत्रित करने के लिए, आपदाओं को नियंत्रित करने के लिए पहले से योजनाओं के बनाने का काम करता है ये संगठन, जिसको आपदा प्रतिरोधी संगठन यहाँ पर गठबंधन के नाम से जाना जाता है, CDR को। ये आपका CDRI का फुल फॉर्म भी याद रख लीजिएगा, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। और इसमें राष्ट्रीय सरकारों के द्वारा जो है एक प्रकार से जितने भी राष्ट्रीय सरकारें हैं, जो भी संगठन है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपदा प्रबंधन के लिए कार्य करते हैं, उन सभी संगठनों के द्वारा ये एक प्रकार से ये कार्य करता है, जिसमें 23 सितंबर 2019 को इसका जो है इसकी शुरुआत की गई थी। और इस आपके CDRI का नया मेंबर कौन बन चुका है, तो CDRI का नया जो सदस्य बना है उसका नाम है मेडागास्कर। यहाँ पर फॉन्ट में थोड़ा सा दिक्कत हो गई डियर, इस वजह से कई सारे इसमें आपके वर्ड आपको समझ में नहीं आएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा CDRI का जो नया मेंबर बना है उसका नाम है मेडागास्कर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथ में ये जो आपका गठबंधन है, ये भारत के द्वारा इसकी लगभग शुरुआत की गई थी। इसकी अध्यक्षता हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इसमें याद रखने योग्य तथ्य क्या है डियर, तो यह जो है आपका 2022 में मेडागास्कर इसका सदस्य बना है। और इसमें 30 देशों के अलावा टोटल कंट्रीज कितने हैं, तो 30 देश हैं। 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी इसके सदस्य हैं। अब वो संगठन हैं कौन कौन से, तो एशियाई बैंक है, विश्व बैंक है, UNDP है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु संयुक्त राष्ट्र कार्यालय है, आपदा प्रतिरोधी सोसाइटीज हेतु निजी क्षेत्र गठबंधन है, जलवायु प्रतिरोधी क्षेत्र निवेश गठबंधन है, और साथ में यूरोपीय संघ EU भी इसमें शामिल है। तो 30 देशों के साथ साथ ये आपके ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें शामिल है, यानी आप कह सकते हैं दुनिया के लगभग हर देश इसमें शामिल है इस गठबंधन में। नेक्स्ट हमारा है UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात, जो है अभी हाल ही में उसको FATF की ग्रे सूची में शामिल किया गया है। किसको शामिल किया गया है, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो नई लिस्ट जारी हुई है उसमें जो पाकिस्तान का सहयोगी है, एक प्रकार से जो आपका जो कंट्री है, जो इस्लामिक स्टेट है जिसका नाम है UAE संयुक्त अरब अमीरात, उसको ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के द्वारा। याद रखिएगा, वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण पर नजर रखने वाली जो संस्था FATF है, उसके द्वारा गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए इस अंतर सरकारी निकाय के द्वारा अभी हाल ही में जो मानक निर्धारण किया गया है, उसी के आधार पर UAE को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट आप याद रखिएगा, 2 से 4 मार्च 2022 के मध्य में फ्रांस की राजधानी पेरिस में अभी हाल ही में FATF की बैठक हुई है, जिसमें चर्चा के माध्यम से ये आपका निर्णय लिया गया है, जिसमें UAE को इसमें शामिल किया गया है।
पाकिस्तान को इसमें पहले से शामिल किया जा चुका है, तुर्की भी इसमें शामिल है, याद रखिएगा। और इस बैठक में संयुक्त अरब अमीरात को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया। साथ में जिम्बाब्वे जो है डियर, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है, उसको ग्रे सूची से बाहर कर दिया गया है और पाकिस्तान को इसी ग्रे सूची में बरकरार रखा गया है। तुर्की भी इसमें शामिल है और टोटल ग्रे सूची में शामिल जो देशों की संख्या है वो कितनी है, तो 23 देश हैं इस समय इस FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के यहाँ पर इस सूची में। नेक्स्ट हमारा है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। यहाँ पर कौन सा इंडेक्स आपका है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, ये आपका इंडेक्स है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है डियर, ठीक है। और इसमें देश के विश्व के सबसे बड़े जो व्यापारिक संघ हैं US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा, साथ में ये वैश्विक नवाचार नीति केंद्र के द्वारा इस आपके इंडेक्स को जारी किया जाता है, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। 2 ऑर्गेनाइजेशन मिलकर इस रिपोर्ट को जारी करते हैं और इसको 2012 से जारी किया जा रहा है आज तक। इसमें अगर हम खास बात की बात करें तो फरवरी 2022 में US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तथा वैश्विक नवाचार संगठन के एक प्रकार से संगठन के द्वारा इसको जारी किया गया, जिसमें भारत को 43वां स्थान प्राप्त हुआ है इस रैंकिंग में। साथ में जो शीर्ष 5 देश हैं, यानी पहले स्थान पर कौन है, तो अमेरिका है, दूसरे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम है, उसके बाद जर्मनी है, स्वीडन है और फ्रांस है। लेकिन हमें याद यहाँ पर क्या रखना है कि सबसे पहले स्थान पर कौन है, तो वो है अमेरिका। और भारत की रैंकिंग यहाँ पर क्या है डियर, तो वो है भारत की रैंकिंग 43 इस रैंकिंग में, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो हमारा अगला इंडेक्स है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022। कौन सा, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022। यहाँ पर डियर इस सूचकांक में एक प्रकार से किसी भी देश में इकोनॉमिक फ्रीडम कितनी दी जाती है, इसके आधार पर इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। ये सबसे पहले 1995 में प्रकाशित किया गया था इस रिपोर्ट को, जिसमें कई यहाँ पर सारी चीज़ों को, जितनी भी चीज़ें आपके सामने दिख रही हैं, हर चीज़ें आपको पढ़ना नहीं है, आपको ध्यान देना है। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं इससे संबंधित इस आपके आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक से। इस सूचकांक का याद रखिएगा पहला पॉइंट, ये इसका संस्करण कौन सा है, तो ये इसका 28वां संस्करण है। इस सूचकांक के अंतर्गत 1 जुलाई 2020 से लेकर के 30 जून 2021 के दौरान विश्व के जो 184 देश हैं, उनकी आर्थिक नीतियों और स्थितियों के आधार पर यह अध्ययन करके रिपोर्ट को तैयार किया गया है। यानी टोटल मेंबर कितने हैं डियर, 184 सदस्य देश हैं इसमें, याद रखिएगा। और इस सूचकांक में सिंगापुर जो है उसको विश्व की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था घोषित किया गया है। कौन से देश को घोषित किया गया है, तो सिंगापुर को घोषित किया गया है विश्व की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। लेकिन भारत के बारे में चर्चा करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि भारत 131वां स्थान पर है इस रैंकिंग में, और स्कोर कितना है इंडिया का, तो 53.9 स्कोर के साथ में है। यहाँ पर अगर इसके बारे में हम अगर जो भी अन्य देश हैं, जो अलग से देश हैं, उनके बारे में अगर हम बात करें डियर, तो इस स्वतंत्रता सूचकांक में आप देखेंगे जितने भी आपके, जैसे सिंगापुर हो गया, सिंगापुर के बारे में हमने देखा कि ये पहले स्थान पर था। भारत की रैंकिंग को हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किया, यहाँ पर 2 से 3 पॉइंट होते हैं किसी भी इंडेक्स की। अगर हम बात करें सबसे पहले कि उस इंडेक्स को जारी करने वाला कौन है, और सब ये आपका इंडेक्स किसकी शुरुआत कब हुई थी। दूसरे पॉइंट है कि उस इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन सा देश है, भारत की रैंकिंग क्या है, उसके अलावा उस इंडेक्स में अंतिम स्थान पर कौन है। इस तरह से 5 क्वेश्चन हमें किसी भी इंडेक्स में जानना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। नेक्स्ट हमारा है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021। ये जो आपका भ्रष्टाचार बोध सूचकांक है, ये एक प्रकार से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो आपका मुख्य एक प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन है, उसी के माध्यम से इसको जारी किया जाता है, जिसका मुख्यालय बर्लिन जर्मनी में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। उसी के द्वारा इसको जारी किया जाता है सूचकांक को, और जिसमें ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा 25 जनवरी को इसका 27वां संस्करण जारी किया गया है। 27वां वार्षिक संस्करण जारी किया गया है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में। इसमें टोटल देश कितने शामिल किए गए हैं डियर, तो टोटल इस बार देशों की संख्या जो शामिल है 180 देश इसमें शामिल हैं। और साथ में इस सूचकांक में जो सबसे शीर्ष पर हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड। 88 अंकों के साथ से ये संयुक्त स्थान पर
पहले स्थान पर बने हुए हैं संयुक्त रूप से ये तीनों देश। यानी एक प्रकार से आप कह सकते हैं पहले स्थान पर कितने देश हैं, तो 3 देश हैं, डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड, तीनों एक साथ हैं। वहीं पर आप देखेंगे पर्यावरण जो सूचकांक जारी होता है तो उसमें पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर कोई भी देश शामिल नहीं होते हैं। वहाँ पर एक प्रकार से कैलकुलेशन चौथे स्थान से स्टार्ट होती है उस इंडेक्स में। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें तो सूचकांक में 11 अंक प्राप्त करके जो दक्षिणी सूडान है वो सबसे अंतिम स्थान यानी 180वें स्थान पर है, और साथ में भारत को मालदीव के साथ संयुक्त रूप से 50वीं रैंकिंग हासिल हुई है। याद रखिएगा 50वीं रैंकिंग है, और 50वीं रैंकिंग भारत के साथ साथ मालदीव की भी है, क्योंकि दोनों के जो अंक हैं वो समान हैं इसी वजह से। तो पहला स्थान किसका है, अंतिम किसका है, और भारत की रैंकिंग क्या है, ये तीनों पॉइंट आपको याद होना जरूरी है। नेक्स्ट हमारा है दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा को अभी हाल ही में यूनेस्को के द्वारा डियर मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल किया गया है यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को के द्वारा आपको पता है कि यूनेस्को जो ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन से संबंधित, इसके द्वारा कई सारे जो पुरातात्विक स्थल हैं या विश्व विरासत स्थलों की घोषणा की जाती है, सांस्कृतिक विरासत स्थलों की घोषणा की जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर भारत का एक दुर्गा पूजा जो पश्चिम बंगाल में फेमस है, वहाँ पर मानवता की एक अमूर्त विरासत, सांस्कृतिक विरासत के रूप में इसे शामिल किया गया है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। दुर्गा पूजा को जो शामिल किया गया है, तो याद रखिएगा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु अंतर सरकारी समिति की 16वीं वार्षिक बैठक में अभी हाल ही में मध्य पूर्णता ऑनलाइन माध्यम से संपन्न जो हुई थी, उसमें यूनेस्को के द्वारा दुर्गा पूजा को जो 47 नई विरासतों को शामिल किया गया है, उनमें दुर्गा पूजा को भी शामिल किया गया है। ये किसके द्वारा किया जाता है, तो यूनेस्को के द्वारा। इस बार कितनी नई विरासतों को शामिल किया गया है, तो 47 नई विरासतों को शामिल किया गया है, और साथ में अब टोटल इनकी संख्या कितनी हो चुकी है अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की, तो टोटल हो चुकी है 630, और टोटल देशों की संख्या कितनी है, तो 140। यानी जो आपके 140 देश हैं वहाँ के 630 विरासत स्थलों की घोषणा की गई है। याद रखिएगा जिन्हें अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल घोषित किया गया है। वार्षिक बैठक के दौरान जो है कोलकाता की दुर्गा पूजा कहाँ पर आयोजित किया जाता है डियर, कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल में। यहीं की दुर्गा पूजा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है, और दुर्गा पूजा भारत की 14वीं ऐसी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है जिसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। यानी एक प्रकार से आप कह सकते हैं जो 630 देश, अभी हमने 630 आपके जो स्थलों के बारे में चर्चा किया था, 630 जो सांस्कृतिक विरासतों के बारे में हमने चर्चा किया था, उन 630 विरासतों में 14 कहाँ से हैं, तो भारत से हैं। नेक्स्ट हमारा है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021। 2021 का जो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की रिपोर्ट जारी हुई है टाइम्स मैगजीन के आधार पर, किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है डियर, तो ये जो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है किसके द्वारा, टाइम पत्रिका के द्वारा ये घोषित किया जाता है। ये किसे किया गया है, तो एक प्रकार से इस बार जो टाइम पर्सन के ये जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं जिनका नाम है एलन मस्क, क्या नाम है डियर, इन्हीं को घोषित किया गया है, एलन मस्क को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 में। किसके द्वारा, तो टाइम पत्रिका के द्वारा इनको घोषित किया गया है। इस आपके पत्रिका के द्वारा जो काफ़ी प्रतिष्ठित पत्रिका है, और ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, टेस्ला कंपनी के संस्थापक हैं, स्पेस एक्स के ये फाउंडर मेंबर भी हैं। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है वर्ड ऑफ द ईयर 2021। कौन सा डियर, वर्ड ऑफ द ईयर 2021 किसे घोषित किया गया है, तो वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया है वैक्स को। किसे घोषित किया गया है, तो वैक्स को घोषित किया गया है, और सामान्य बोलचाल की भाषा में इसे वैक्सीन या वैक्सीनेशन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। याद रखिएगा वैक्स मतलब एक प्रकार से वैक्सीनेशन के बढ़ते प्रभाव के कारण ही इस वर्ड को चुना गया है, वैक्स को इस 2021 का जो वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। और ये आपका मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी के द्वारा वैक्सीन को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, और कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा भी वर्ड ऑफ द ईयर इसे घोषित किया गया। ये सारी डिक्शनरीज हैं जिनके द्वारा इसे वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया। लेकिन सबसे पहला जो आपको याद रखना है
वो याद रखना है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है, तो उसका नाम है वैक्स। ठीक है, वैक्स को घोषित किया गया है। नेक्स्ट हमारा है विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाएं, जो आपकी सूची जारी हुई है विश्व की सबसे 100 महिलाएं जो शक्तिशाली महिलाएं हैं उनमें कौन कौन शामिल हुआ है या कौन कौन भारतीय हैं। तो यहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है जो नए नए उसमें भारतीय महिलाएं शामिल हुई हैं उनके बारे में। तो याद रखिएगा 7 दिसंबर 2021 को फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा आपकी ये सूची जारी की गई है, जिसमें 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं के बारे में चर्चा किया गया है। इसमें ये जो सूची है इसका 18वां संस्करण है डियर, ये भी याद रखिएगा। और इस सूची में किस भारतीय महिला को शामिल किया गया है ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा, इसमें अमेजॉन की जो संस्थापक हैं जिनका नाम है जेफ बेजोस, इनको इस सूची में पहला स्थान मिला है। और साथ में संयुक्त राज्य अमेरिका की जो उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, वो दूसरे स्थान पर हैं। और यूरोपियन सेंट्रल बैंक की जो अध्यक्ष हैं जिनका नाम है क्रिस्टीना लेगार्ड, ये सूची में तीसरे स्थान पर है। तो दुनिया में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन है, ये तीनों पॉइंट सबसे पहले आपको याद रखना है कि पहले स्थान पर कौन है। तो जेफ बेजोस की जो वाइफ हैं जिनका नाम है मैकेंजी स्कॉट, ये पहले स्थान पर हैं। साथ में दूसरे स्थान पर कौन है, तो उनका नाम है कमला हैरिस। और तीसरे स्थान पर यूरोपियन सेंट्रल बैंक की जो अध्यक्ष हैं जिनका नाम है क्रिस्टीना लेगार्ड, वो शामिल हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें डियर, तो यहाँ पर न्यू डेवलपमेंट बैंक, कौन सा, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की बात करें तो यहाँ पर वर्ष 2015 में ब्रिक्स देशों के द्वारा एक प्रकार से इस एनडीबी बैंक की स्थापना की गई थी। जो ब्रिक्स बैंक जो आपका है, जो आपके ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, जो 5 देश हैं, उन्हीं के द्वारा चाइना में जिसका मुख्यालय है एनडीबी का, इसकी स्थापना की गई थी। याद रखिएगा, इसी के द्वारा अभी हाल ही में पूंजी को अधिकृत किया गया है। कितना, $100 बिलियन की पूंजी को सतत विकास परियोजनाओं के लिए भी यहाँ पर अधिकृत किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो सितंबर 2021 में बैंक के द्वारा अपने सदस्यों के विस्तार की प्रक्रिया शुरू की गई है। क्योंकि जो आपका एनडीबी बैंक है, इसके बारे में हमने करंट सेक्शन में भी कई बार डिस्कस किया है कि जो आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक है जिसकी स्थापना का चर्चा एक बार जो आपके 2014 में की गई थी ब्रिक्स देशों के द्वारा, और स्थापना 2015 में की गई थी, जिसकी स्थापना की गई थी संघाई में जिसका मुख्यालय है। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। इसी में अब इनके सदस्यों में विस्तार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और विस्तार की प्रक्रिया के बाद में इस एनडीबी में 4 नए सदस्य जुड़ चुके हैं, जिनमें बांग्लादेश है, यूएई है, उरुग्वे है, जो एनडीबी में नए सदस्य के रूप में शामिल हो चुके हैं। और साथ में मिस्र अभी हाल ही में एनडीबी में शामिल होने वाला चौथा नया सदस्य देश है। ये इसके पॉइंट याद रखिएगा एनडीबी के बारे में। नेक्स्ट हमारा है बारबाडोस, विश्व का नवीनतम गणराज्य। कौन सा डियर, बारबाडोस जो है विश्व का नवीनतम गणराज्य जो है, अभी हाल ही में ये बारबाडोस स्वतंत्र हो चुका है। कहाँ से, तो ब्रिटिश संरक्षण से एक प्रकार से छूट चुका है, स्वतंत्र हो चुका है बारबाडोस। बारबाडोस जो है दक्षिण पूर्व कैरेबियन सागर में स्थित एक छोटा सा द्वीपीय देश है, जिसकी राजधानी क्या है, तो ब्रिजटाउन है। और उसके उत्तर में सेंट लूसिया, पश्चिम में सेंट विसेंट एंड ग्रेनाइड्स तथा दक्षिण में त्रिनिदाद एवं टोबैगो स्थित है। इसकी खास बात क्या है कि इसका जो बारबाडोस है डियर, अभी हाल ही में इसको ब्रिटिश सरकार के द्वारा या ब्रिटिश के जो वहाँ के क्राउन है उसके द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त हो गई है बारबाडोस को। और इसके माध्यम से बारबाडोस विश्व का एक नवीनतम गणराज्य बन चुका है। और यहाँ पर 396 वर्षों से ब्रिटिश शासन की समाप्ति हो चुकी है, क्योंकि ये 396 वर्षों से लगातार यहाँ पर शासन था ब्रिटेन का। और यहाँ पर हाल ही में 30 नवंबर 2021 को सेंड्रा मेसन ने बारबाडोस की पहली राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है। और साथ में यहाँ पर आप ये भी याद रख सकते हैं कि बारबाडोस की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बन गई है, तो उनका नाम है सेंड्रा मेसन। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अगला हमारा पॉइंट है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। कौन सा डियर, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया है। यह आपका जलवायु परिवर्तन जो प्रदर्शन सूचकांक है, इसमें कौन कौन से देशों को सबसे टॉप पर है, कौन सा लास्ट में है, आइए उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम जानना चाहें तो याद रखिएगा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में
क्लाइमेट जो चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है डियर, ये आपका विभिन्न देशों के जलवायु संरक्षण संबंधित प्रयासों का अध्ययन प्रस्तुत करता है, जिसमें लगभग इस सूचकांक का जो प्रकाशन है वार्षिक रूप से 2005 से किया जा रहा है और इस सूचकांक के तहत 60 देशों और यूरोपियन संघ के जलवायु के प्रदर्शन का मूल्यांकन तथा तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार से ये आपकी जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके माध्यम से कई सारे देशों में जलवायु को सुधारने का मौका प्राप्त होता है, किसकी जलवायु कितनी खराब हो रही है, ये सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त होती है इस रिपोर्ट के माध्यम से। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर 9 नवंबर 2021 को COP26 के दौरान जर्मनवाज क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क तथा न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट के द्वारा संयुक्त रूप से ये आपका जलवायु परिवर्तन जो सूचकांक है इसको जारी किया गया है। याद रखिएगा किसके द्वारा, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसके द्वारा जारी किया गया है, तो जर्मनवाज के द्वारा जारी किया गया है और साथ में न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट भी उसमें भागीदार रहा है। इस रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो जर्मनवाज जो आपका क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क है तथा न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट के द्वारा जो आपका सूचकांक जारी किया गया है, ये इसका 17वां संस्करण है और इसमें शीर्ष 3 स्थानों पर कोई भी देश शामिल नहीं है। जैसा भी आपको हमने बताया था कुछ देर पहले ही, अभी हमने डिस्कस भी किया था कि जलवायु परिवर्तन जो सूचकांक है उनमें पहले 3 स्थानों पर कोई भी देश शामिल नहीं है, यानी रैंकिंग शुरू हुई है 4थे स्थान से और 4था स्थान डेनमार्क ने हासिल किया है डियर। डेनमार्क को 4था स्थान प्राप्त हुआ है और साथ में ही कजाकिस्तान को सबसे अंतिम यानी 64वां स्थान मिला है। और भारत की रैंकिंग कितनी है, तो भारत की रैंकिंग है 10वीं। भारत की रैंकिंग 2022 में 10वीं है, जो 9वीं रैंकिंग थी 2021 में। यानी एक प्रकार से आप ये देख सकते हैं कि भारत यहाँ पर एक स्थान अपने स्थान से नीचे गिर चुका है इस रैंकिंग में, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। ठीक है, भारत की रैंकिंग जो है डियर वो एक स्थान गिर चुकी है और 10वें स्थान पर पहुंच चुका है इंडिया। लास्ट पर कौन है, तो लास्ट पे कजाकिस्तान है। पहले स्थान पर कौन है, तो डेनमार्क है। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है श्रीनगर। कौन सा, श्रीनगर जो है यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया है। अभी हाल ही में हमने पढ़ा कि दुर्गा पूजा को यूनेस्को के द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया था, लेकिन ये आपका श्रीनगर है जिसको यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया है। ठीक है, और ये क्यों शामिल किया गया है एक प्रकार से, तो यूनेस्को के द्वारा रचनात्मक शहरों में किसी भी जगह की, किसी भी प्लेस के हस्तशिल्प और लोक कलाओं के आधार पर, डिजाइन के आधार पर, फिल्म के आधार पर, पाक कला के आधार पर, साहित्य के आधार पर, मीडिया आर्ट के आधार पर और संगीत के आधार पर, ये टोटल आपके जो 7-8 माध्यम हैं, इन्हीं के आधार पर किसी भी जगह को एक प्रकार से इस सूची में शामिल किया जाता है, रचनात्मक शहरों की सूची में। इसमें अगर हम बात करें तो 8 नवंबर 2021 को यूनेस्को के द्वारा विश्व भर के 49 नए शहरों को रचनात्मक शहर के नेटवर्क में शामिल किया गया है और साथ में इस नेटवर्क में कुल देशों की संख्या कितनी है, तो 90 है। टोटल 295 शहर हैं, जिसमें भारत के कितने शहर शामिल हैं, तो भारत के 6 शहर शामिल हैं। यानी श्रीनगर जो है एक प्रकार से 6ठा यहाँ पर शहर बन चुका है। याद रखिएगा भारत के 6 शहर इसमें शामिल हैं और 8 नवंबर 2021 को यूनेस्को की घोषणा के अनुसार श्रीनगर यूनेस्को के रचनात्मक शहरों की इस सूची में शामिल हो गया है। इसमें अगर हम बात करें इसके पहले भारत के कौन कौन से शहर इसमें शामिल हैं, तो उनमें मुंबई है, चेन्नई है, हैदराबाद है, वाराणसी है और जयपुर है। और अगला हमारा जो 6वां शहर बना है उसका नाम है श्रीनगर। इस प्रकार से जो 6 शहर हैं उनके नाम याद रखिएगा। और किसके द्वारा जारी किया गया है ये सूची, तो यूनेस्को के द्वारा, वो पॉइंट भी याद रखिएगा। अगला हमारा इंडेक्स है वैश्विक भुखमरी सूचकांक यानी वर्ल्ड हंगर इंडेक्स। ये आपका जो हंगर इंडेक्स है डियर, इसमें किसको कौन सी रैंकिंग प्राप्त हुई है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, क्योंकि ज़्यादातर जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हैप्पीनेस इंडेक्स से पूछे जाते हैं, हंगर इंडेक्स से क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा आर्थिक जो आउटलुक रिपोर्ट जारी होती है वहाँ से आता है, जो आपका इकोनॉमिक रिपोर्ट जारी होती है वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, फ्रीडम जो आपके प्रेस से, स्वतंत्रता से रिपोर्ट जारी होती है वहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स से क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं। जिस प्रकार से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका इंडेक्स है
वैश्विक भुखमरी सूचकांक। अगर इस सूचकांक की बात करें डियर तो 14 अक्टूबर 2021 को कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हेल्थ के द्वारा संयुक्त रूप से इस रिपोर्ट को जारी किया गया है और ये रिपोर्ट का 16वां वार्षिक संस्करण है। 16वां वार्षिक संस्करण है इस GHI का, यानी ग्लोबल आपका हंगर इंडेक्स का। और इसके अनुसार जो है सोमालिया में अल्पपोषण की दर सर्वाधिक है। सबसे ज़्यादा जो अल्पपोषण की दर है वो कौन से देश में है? तो सोमालिया में है, लगभग 59.5%। और इसमें 5 वर्ष से कम आयु के अगर बच्चों की बात करें तो इनमें दुबलापन के सर्वाधिक मामले कहाँ पर हैं? हमारे इंडिया में। ये भारत के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे एग्जाम के लिए भी सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है डियर कि 5 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनमें सर्वाधिक मामले जो पाए गए हैं दुबलापन के, वो पूरी दुनिया में कौन से देश में है? तो वो भारत में है। सबसे ज़्यादा अल्पपोषण किस देश में है? तो वो सोमालिया में है, और ये इसका 16वां संस्करण है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। साथ में इस वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग है 101। एक प्रकार से आप देख सकते हैं कि भारत की रैंकिंग पहले थी 94, ये आपकी देख सकते हैं 94 रैंकिंग थी 2020 में, और इस बार भारत की रैंकिंग काफ़ी गिर चुकी है, यानी 101 पहुंच गया है। यानी भारत की रैंकिंग में कितने स्थान की गिरावट आई है? तो 7 स्थान की गिरावट आई है। और कभी कभी एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं कि किस भी जो आपका इंडेक्स जो भी आपके एग्जाम में आया हो उस इंडेक्स में किसी भी देश की रैंकिंग में कितनी गिरावट आई है। और स्पेशली ये क्वेश्चन भारत के संदर्भ में ज़्यादातर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 जो आपका है डियर, ये आपका जो इंडेक्स है यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, क्योंकि लास्ट के 2 वर्षों में जिस प्रकार से आपने पूरी दुनिया में भुखमरी को बढ़ते देखा है, भारत में भी भारत की रैंकिंग 7 स्थान गिर चुकी है। हंगर इंडेक्स में 94 से 101 पहुंच चुकी है। इस प्रकार से ये इंडेक्स आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक। अगर इस सूचकांक की बात करें तो 12 अक्टूबर 2021 को इस सूचकांक को जारी किया गया, जिसमें टोटल कितने देशों को शामिल किया गया है? तो 113 देश शामिल हैं, और ये इसका 10वां संस्करण है डियर। इस अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इस सूचकांक की बात करें, तो इसमें 113 देशों में जो शामिल किए गए हैं, इसमें 4 प्रमुख स्तंभों को मुख्य रूप से शामिल किया गया है, जिसके आधार पर इस खाद्य सुरक्षा सूचकांक की एक प्रकार से गणना की जाती है, कैलकुलेशन किया जाता है। आखिर वो आपके देश कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, सबसे पहले इस देश में जो शीर्ष कंट्रीज हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है आयरलैंड, दूसरे स्थान पर है ऑस्ट्रिया, तीसरे पर है यूनाइटेड किंगडम, चौथे पर है फिनलैंड, और 5वें पर है स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो शीर्ष 5 देशों के नाम याद रखिएगा, जिनमें से आपको कम से कम पहले, दूसरे और तीसरे देश के नाम याद होना जरूरी है। साथ में भारत की रैंकिंग पता होनी चाहिए, और अंतिम स्थान पर कौन सा देश है वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कहीं कहीं पर कुछ पॉइंट ऐसे भी हैं डियर जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग की मिस्टेक हो गई, जिसकी वजह से वो वर्ड जो हैं गड़बड़ हो गए हैं। ठीक है, तो प्लीज़ वहाँ पर अगर ऐसे कुछ पॉइंट मिलते हैं वहाँ पर हम समझाने का आपको प्रयास करते हैं सारी चीज़ों को, ताकि आपको वो आसानी से समझ में आए। वो टाइपिंग की थोड़ा सा एरर हो जाती है, जिसकी वजह से बीच में वो दिक्कत कहीं पर देखने को मिल रही है। चलिए, अगला हमारा है नोबेल पुरस्कार 2021। नोबेल पुरस्कार 2021 आपको पता है, नोबेल पुरस्कारों को कई सारे क्षेत्रों में इसका जो है वितरण किया जाता है। 1900 से इसकी शुरुआत की गई थी। 1900 में जो अल्फ्रेड नोबेल थे, उन्हीं के नाम पर एक प्रकार से उन्हीं की संपत्ति के आधार पर इस अवार्ड की घोषणा की जाती है। कई सारे क्षेत्रों में इस अवार्ड का वितरण किया जाता है। तो आइए देखते हैं, इस अवार्ड के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड है, नोबेल पुरस्कार 2021। अगर हम अवार्ड की बात करें तो सबसे पहला जो अवार्ड है डियर, वो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। ये किसको दिया गया है? यहाँ पर सारी चीज़ों को हम लोग ऊपरी क्रम में चर्चा करेंगे, यानी सारी जितने भी आपके पॉइंट हैं डियर, डिटेल में उनकी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर डिटेल में चर्चा करने लगेंगे तो आपका वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा, और आपके इस पूरे पॉइंट को, जो आपके इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं, उन सारे पॉइंट को हमें यहाँ पर कंप्लीट भी करना है। तो ये ध्यान में रख करके इस पूरे सेशन को तैयार किया गया है, ताकि सारी चीज़ों को हम कम से कम टाइम में आपके सामने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकें। चलिए,
तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार की अगर हम बात करें डियर, तो 11 अक्टूबर 2021 को स्टॉकहोम स्वीडन में स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा इसकी घोषणा की गई है आपके अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की। ये जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है कितने लोगों को दिया गया है इस बार, तो ये पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया है। और आप देख सकते हैं ये तीनों लोग कहाँ के हैं डियर, ये तीनों लोग हैं अमेरिका के। कहाँ के हैं तीनों लोग, अमेरिका के हैं, ये नाम याद रखिएगा। अमेरिका के तीनों लोग हैं, जिनमें पहले में है डेविड कार्ड, दूसरे स्थान पर है जोशुआ डू एंग्रेस्ट और तीसरे स्थान पर है गुइडो डब्ल्यू एम्बेंसन। ठीक है, जो आपको वर्ड हम बोल रहे हैं वो वर्ड याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुई है फॉन्ट चेंज होने की वजह से। पहले स्थान पर कौन है, तो डेविड कार्ड हैं, दूसरे पर हैं जोशुआ डे एंग्रेस्ट हैं और तीसरे स्थान पर हैं गुइडो डब्ल्यू एम्बेंसन, तीसरे स्थान पर हैं। ये तीनों लोगों को याद रखिएगा, ये तीनों लोग एक प्रकार से अमेरिकी हैं, लेकिन ये आपके कनाडा मूल के हैं, ये इजराइल के हैं और ये नीदरलैंड मूल के हैं आपके ये तीनों लोग, लेकिन फिर भी ये अमेरिका से संबंध रखते हैं इस समय, याद रखिएगा। इन तीनों लोगों को, अर्थशास्त्रियों को एक प्रकार से अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो किस है, नोबेल शांति पुरस्कार है डियर। कौन सा, शांति का नोबेल पुरस्कार है अगला हमारा, शांति का नोबेल पुरस्कार। तो ये था हमारा नोबेल शांति पुरस्कार 2021। कौन सा था डियर, नोबेल शांति पुरस्कार 2021 की अगर हम बात करें तो ये जो आपका अवार्ड है 8 अक्टूबर 2021 को ओस्लो नॉर्वे में स्थित द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा इसको दिया जाता है। यानी जो नोबेल का जो शांति प्राइज है, शांति पुरस्कार है, ये द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा दिया जाता है। और इस बार का ये नोबेल शांति पुरस्कार किसको दिया गया है, तो याद रखिएगा ये दिया गया है मारिया रेशा को। कहाँ से हैं, फिलीपींस से हैं। और ये दमित्री मुराटोव जो रशिया से हैं, याद रखिएगा। अरे अभी हाल ही में ये पॉइंट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हाल ही में रशिया के जो दमित्री मुराटोव हैं, इन्होंने अपना नोबेल प्राइज़ पूरी तरह से दान कर दिया है यूक्रेन के जो लोग पीड़ित हैं उनके लिए। इन दोनों को यह पुरस्कार जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उनके प्रयासों हेतु ये आपका अवार्ड दिया गया है। और उल्लेखनीय है कि याद रखिएगा ये मारिया रेशा ने 2012 में मारिया रेशा ने खोजी पत्रकारिता हेतु रैपलर, क्या नाम था डियर, रैपलर नाम से एक डिजिटल मीडिया कंपनी की स्थापना की थी मारिया रेशा ने। उसके अलावा जो दमित्री मुराटोव है, इन्होंने 1993 में नोवाया गजेटा, क्या नाम है डियर, नोवाया गजेटा के नाम से एक रूसी समाचार पत्र की स्थापना किया था। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, इनसे संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार अगला हमारा कौन सा है, साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है, ये 7 अक्टूबर 2021 को स्टॉकहोम में स्थित द स्वीडिश एकेडमी के द्वारा इसको दिया जाता है। यानी ये नोबेल पुरस्कार अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है, याद रखिएगा। जिनमें से ये जो साहित्य के क्षेत्र का पुरस्कार है द स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दिया गया है। और ये आपका अवार्ड किसको दिया गया है, तो इस अवार्ड को 2021 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार अब्दुल रज्जाक गुरनाह को दिया गया है, जो एक प्रकार से तंजानिया के हैं, तंजानियाई मूल के हैं, इंग्लैंड के निवासी हैं अब्दुल रज्जाक गुरनाह, जिनको साहित्य का नोबेल प्राइज दिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है रसायन विज्ञान। अगला हमारा है डियर रसायन विज्ञान का नोबेल प्राइज। ये जो आपका रसायन विज्ञान का नोबेल प्राइज है ये किसके द्वारा दिया गया है, तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा। कहाँ की, स्वीडन की है, द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा ये आपका विज्ञान का नोबेल, रसायन विज्ञान का नोबेल प्राइज दिया गया है। और ये किसको दिया गया है, तो यह जो पुरस्कार है एक प्रकार से सबसे पहले तो यह बेंजामिन लिस्ट जो जर्मनी के हैं, और दूसरा डेविड मैकमिलन जो एक ब्रिटिश अमेरिकी हैं, इन दोनों लोगों को दिया गया है, संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है इन दोनों वैज्ञानिकों को। और ये क्यों दिया गया है, तो ऑर्गेनोकैटालिसिस के विकास के लिए जो है इनको ये अवार्ड नोबेल प्राइज दिया गया है रसायन विज्ञान में। नेक्स्ट हमारा है भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार। भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार ये भी आपका जो स्वीडन की द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज है उसी के द्वारा दिया जाता है। और इस पुरस्कार को जटिल से जटिल भौतिक प्रणालियों को समझने के लिए प्रदान किया गया है 3 वैज्ञानिकों को। कितने, 3 वैज्ञानिकों को इस बार ये अवार्ड दिया गया है। उनमें से अगर हम बात करें सबसे पहले कौन है, तो उनका नाम है शुक्रो मनाबे, ये जापानी मूल के अमेरिकी हैं। और क्लाउस हेजलमैन
ये जर्मनी के हैं, याद रखिएगा। इन दोनों लोगों को पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग तथा वैश्विक तापन के विश्वसनीय पूर्वानुमान एवं उनकी परिवर्तनशीलता के मापन के लिए ये नोबेल प्राइज़ दिया गया है। ठीक है, तो ये तो सबसे पहले हो गए। अगर याद रखिएगा, जब कभी भी नोबेल प्राइज़ 3 लोगों को दिया जाता है तो वहाँ पर यह भी किया जाता है कि एक में से आधा आधा जो है 2 अवार्ड 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पुरस्कार को 2 लोगों को इसमें प्रोवाइड किया जाएगा और तीसरा जो मुख्य रूप से व्यक्ति हैं उसको दिया जाएगा आधा पुरस्कार। और सेम यही चीज़ें यहाँ पर की गई हैं। भौतिकी के नोबेल पुरस्कार 2021 का दूसरा आधा हिस्सा जॉर्जिया पारिशी को दिया गया है। जॉर्जियो पारिशी को दिया गया है। ये कहाँ से हैं डियर? तो इटली से हैं। और इनके ये जो आपका जॉर्जियो पारिशी को अवार्ड क्यों दिया गया है, तो याद रखिएगा, परमाणु से ग्रही पैमाने तक भौतिक प्रणालियों में विकार तथा उतार चढ़ाव की परस्पर क्रिया के खोज के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार। कौन सा डियर? चिकित्सा जो विज्ञान है उसका नोबेल प्राइज किसको दिया गया? एक प्रकार से मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया है। ठीक है, तो ये नोबेल प्राइज जो आपका है ये दिया गया है डेविड जूलियस अमेरिका के हैं और आर्डम परपोटियम ये लेबनान के हैं, याद रखिएगा, आर्डम परपोटियम। ठीक है, इन दोनों लोगों को ये अवार्ड दिया गया है चिकित्सा विज्ञान का नोबेल प्राइज। नेक्स्ट हमारा है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021। ये आपका थोड़ा सा फॉन्ट में दिक्कत आ गई थी डियर, उसी की वजह से ये प्रॉब्लम हो गई है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा कि चिकित्सा विज्ञान में 2 लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया है, डेविड जूलियस और आर्डम परपोटियम को। नेक्स्ट हमारा है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021। अगला हमारा है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021। ये जो आपका है इसका प्रकाशन वीपो के द्वारा, यानी एक प्रकार से विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा किया जाता है, पर्टुलेंस इंस्टीट्यूट के द्वारा तथा विभिन्न कारपोरेट और अकादमिक नेटवर्क भागीदारों एवं GII सलाहकार बोर्ड की साझेदारी में किया जाता है। यानी इस वैश्विक नवाचार सूचकांक को कई सारे लोग मिलकर के जारी करते हैं, जिनमें वीपो सबसे प्रमुख है। उसके अलावा जो पोर्टिलेंस इंस्टीट्यूट है, उसके अलावा आपका अकादमिक नेटवर्क भागीदार है, GII सलाहकारी बोर्ड है। इन सारे लोगों के पार्टनरशिप के माध्यम से इस आपके सूचकांक को प्रसारित किया जाता है। अगर इस आपके सूचकांक की बात करें डियर, तो ये इसका 14वां संस्करण है, याद रखिएगा। इस सूचकांक में टोटल 132 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है या उनकी रैंकिंग जारी की गई है। इस रैंकिंग में बात करें तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में लगातार 11वें वर्ष स्विट्जरलैंड जो है प्रथम स्थान पर बना हुआ है। स्विट्जरलैंड जो है पहले स्थान पर बना हुआ है। उसके अलावा वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत 2 स्थानों के सुधार के साथ में कौन सी रैंकिंग पे आ गया है डियर? तो 46वें स्थान पर। 46वें स्थान पर आ गया है इंडिया। इसका सिंपल सा मतलब है 2020 में भारत की रैंकिंग कितनी थी? 48। अंतिम स्थान पर इस सूचकांक में कौन है? तो अंतिम स्थान पर है अंगोला 132वीं रैंक के साथ में। यानी यहाँ पर 3 पॉइंट जो आपको याद रखना है। पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है। उसके अलावा भारत की रैंकिंग कितनी है? तो भारत इस समय 46 पर है और अंगोला जो है वो सबसे अंतिम स्थान पर है। नेक्स्ट हमारा है टाइम 100 सूची 2021। कौन सा डियर? टाइम 100 सूची 2021 ये आपका अगला क्वेश्चन है। इसमें क्या किया गया डियर? तो यानी आपका टाइम 100 सूची में जो विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति हैं उनके बारे में चर्चा की गई है। और ये आपका प्रभावशाली व्यक्तियों में एक वार्षिक सूची है, जिसमें जो अमेरिका की पत्रिका है टाइम, उसके द्वारा जारी की जाती है। इस पत्रिका की अगर हम बात करें डियर, इस पत्रिका के अंतर्गत जो अवार्ड में भाग लेते हैं वो लोग आइकन होते हैं, पायनियर्स होते हैं, या कोई टाइटन है, आर्टिस्ट हैं, लीडर्स हैं, या फिर इनोवेटर्स होते हैं, जिनको ये आपका टाइम 100 सूची में शामिल किया जाता है। इसकी सूची की बात करें डियर, तो टाइम 100 सूची में इस पत्रिका को 15 सितंबर 2021 को जारी किया गया और इस सूची में 3 भारतीयों को टॉप 100 में स्थान दिया गया है। टाइम 100 की सूची में कितने भारतीयों को जगह मिली है? तो 3 भारतीयों को स्थान मिला है, जिनमें से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और साथ में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो कार्यकारी जो निदेशक हैं उनका नाम है आदर पूनावाला। इनको 3 लोगों को इस सूची में टाइम 100 में स्थान दिया गया। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है
टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग, ये भी आपका टाइम्स के द्वारा जारी किया गया है। टाइम्स हायर एजुकेशन ने इस रैंकिंग को जारी की है, जिसमें 5 क्षेत्रों में विभक्त 13 प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर इस रैंकिंग को तैयार किया जाता है। ठीक है, और इस देखते हैं आइए इस विश्वविद्यालय रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है। तो याद रखिएगा, वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2022 में टोटल 99 देशों एवं क्षेत्रों के रिकॉर्ड 1662 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। कितने विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया? तो लगभग 1662 विश्वविद्यालय शामिल किए गए हैं जो 99 देशों से हैं। और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में 71 भारतीय संस्थानों को स्थान मिला है, जबकि इसके पहले 63 भारतीय संस्थानों को स्थान मिला था 2021 में। भारतीय संस्थानों में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु IISc बेंगलुरु जो है वो शीर्ष पर है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। ठीक है, IISc बेंगलुरु जो है वो शीर्ष पर है इस रैंकिंग में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टोटल 71 भारतीय संस्थान इसमें शामिल हैं। अगले हम बात करें तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में जो शीर्ष विश्वविद्यालय हैं डियर, उनकी रैंकिंग क्या है? तो पहले स्थान पर यूनाइटेड किंगडम का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, दूसरे स्थान पर कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA की ही है, उसके अलावा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी USA का है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी USA की है, कैम्ब्रिज आपका यूनाइटेड किंगडम का है। इस प्रकार से ये 5 नाम कम से कम आपको याद होना जरूरी है। इन्हीं 5 को शीर्ष स्थान मिली है इस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। और अगर यहाँ पर बात करें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग या आपके शीर्ष विश्वविद्यालयों में, तो इसमें पहले आपके 5वें नंबर पर कौन है? तो 5वें नंबर मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी है, कैलिफोर्निया 8वें स्थान पर है, येल विश्वविद्यालय आपका 9वें स्थान पर है, और 10वें स्थान पर कौन सा है? तो शिकागो विश्वविद्यालय 10वें स्थान पर है। नेक्स्ट हमारा है हुरून ग्लोबल 500 सूची, शीर्ष 5 कंपनियां। कौन सा डियर? हुरून ग्लोबल 500, ये 500 शीर्ष जो कंपनियां हैं उनकी सूची जारी की गई है। तो इनमें पहले स्थान पर कौन है? तो एप्पल है डियर, याद रखिएगा पहले स्थान पर, जिसकी ब्रांड वैल्यू है 2443 US बिलियन डॉलर। और इसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो 15% की। मुख्यालय है क्यूपर्टिनो और इसके CEO कौन है? टिम कुक हैं। यहाँ पर सारी चीज़ों को याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन कम से कम 3 आपको याद होना जरूरी है। पहला एप्पल है, दूसरे स्थान पर है माइक्रोसॉफ्ट, इसकी ब्रांड वैल्यू है लगभग 2114 US बिलियन डॉलर, 29% की बढ़ोतरी हुई है। रेडमोंड में इसकी ऑफिस है USA में, सत्या नडेला इसके CEO हैं। तीसरे स्थान पर अमेजन है, चौथे पर अल्फ़ाबेट है और 5वें पर है फेसबुक। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, लेकिन पहला और दूसरा स्थान जो है एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट, वो दोनों आपको याद होना जरूरी है। ठीक है, ग्लोबल 500 सूची, इसमें आपके जो दुनिया के सबसे 500 लोग जो महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में जारी किया गया था। और ये अनुसंधान किसके द्वारा? हुरून ग्लोबल 500 सूची जारी की जाती है हुरून अनुसंधान संस्थान के द्वारा। ठीक है, इसमें सबसे मूल्यवान जो गैर राज्य नियंत्रित कंपनियां हैं उनकी सूची है ये आपकी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ये सारे पॉइंट थे आपके हुरून 500 लिस्ट से, जिसमें हमने डिस्कस किया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनियां थी, जिनमें एप्पल पहले स्थान पर है, माइक्रोसॉफ्ट दूसरे पे है, फेसबुक जो है आपका 5वें स्थान पर है, अमेजॉन तीसरे स्थान पर है। ये सारे पॉइंट याद करिएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना। कौन सी डियर? लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना। तो ये परियोजना भी इंटरनेशनल इश्यू से रिलेटेड है, क्योंकि ये परियोजना किसी दूसरे के साथ समझौता करके बनाई गई है डियर। ये आपका 11 जुलाई 2021 को काठमांडू नेपाल में भारत के सतलज जल विद्युत निगम और नेपाल निवेश बोर्ड के मध्य में लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है भारत और नेपाल के साथ में। ठीक है, इसकी क्षमता है 679 मेगावाट और यह जो परियोजना है नेपाल के सांखुआ सभा और भोजपुर जिलों में स्थित है। याद रखिएगा, नेपाल के सांखुआपुर सभा और भोजपुर में स्थित है ये आपकी लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना। अगला हमारा है वैश्विक शांति पुरस्कार 2021। वैश्विक शांति पुरस्कार 2021 जो है आपका डियर, ये ऑस्ट्रेलिया सिडनी ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक विश्व के एक बहुत ही अग्रणी विचार मंच है, जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। कौन सा? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक को
जो इसका 15वां संस्करण है। कौन सा डियर? जो इसका 15वां संस्करण है और इसका पहला संस्करण 2007 में जारी किया गया था। इस सूचकांक की अगर हम बात करें डियर, तो आपका वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में विश्व के 163 देशों को इसमें शामिल किया गया है और 163 देशों में लगभग 99.7% जनसंख्या पूरी दुनिया की कवर हो जाती है। वैश्विक शांति सूचकांक यानी GPI 2021 के अनुसार आइसलैंड जो है दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश है डियर। आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश है और 2008 से यही जो है इस सूचकांक में सबसे शीर्ष पर बना हुआ है, लगातार 2008 से बना हुआ है, याद रखिएगा। और GPI 2011 के अनुसार लगातार चौथी बार अफगानिस्तान जो है सबसे अशांत क्षेत्र बना हुआ है, यानी सबसे पहले स्थान पर कौन है? तो उसका नाम है आइसलैंड और सबसे अंतिम स्थान पे लगातार 4 सालों से कौन है? तो अफगानिस्तान है। और भारत को इस 163 देशों की रैंकिंग में क्या स्कोर प्राप्त हुआ है? तो इस सूचकांक में, शांति सूचकांक में भारत की रैंकिंग 135वीं है, याद रखिएगा। कितना? 135वीं रैंकिंग है भारत की और इसकी 22वीं रैंक के साथ में दक्षिण एशिया का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश कौन सा है? तो उसका नाम है भूटान। भूटान जो है सबसे शांतिपूर्ण देश है दक्षिण एशिया में एक प्रकार से, और ये एक प्रकार से भारत के पड़ोसी देशों में भी हम कह सकते हैं कि सबसे शांत देश कौन सा है? तो भूटान है, जिसकी रैंकिंग है 22, भारत की 135। आइसलैंड है पहले स्थान पर, अफगानिस्तान है सबसे अंतिम स्थान पर। नेक्स्ट हमारा है IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2021। इसके हिसाब से आपका डियर इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी IMD के द्वारा जो है 33वीं विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग जारी की गई है। ये इसका संस्करण कौन सा है? तो 33वां संस्करण है ये आपका, और इसमें देश पूरे दुनिया की 64 अर्थव्यवस्थाओं को इसमें शामिल किया गया है। इस रैंकिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारा ये आपका QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। इसमें भारतीय जो संस्थान है जिसका नाम है IIT बॉम्बे। क्या नाम है डियर? IIT बॉम्बे को पहले यहाँ पर भारत की तरफ से पहला स्थान मिला है और साथ में 177वें स्थान पर रहा है ये आपका IIT बॉम्बे QS वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान है। उसके अलावा इस QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में बात करें जो शीर्ष 5 विश्वविद्यालय हैं, दुनिया के शीर्ष जो 5 विश्वविद्यालय हैं डियर, उनमें मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो अमेरिका की है वो पहले स्थान पर है, ऑक्सफोर्ड दूसरे स्थान पर है, स्टैनफोर्ड तीसरे पे है, कैम्ब्रिज चौथे पर है और यहाँ पर हार्वर्ड विश्वविद्यालय ये 5वें स्थान पर है, याद रखिएगा। और QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के टोटल कितने भारतीय संस्थानों को स्थान दिया गया है? तो 35 भारतीय संस्थानों को इसमें स्थान दिया गया है। और साथ में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में 3 भारतीय विश्वविद्यालय कौन कौन से? IIT बॉम्बे 177, IIT दिल्ली 185 और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को 186वां स्थान, यानी ये टॉप 200 में शामिल हैं केवल 3, याद रखिएगा। ठीक है, टॉप 200 में शामिल हैं केवल 3। नेक्स्ट हमारा है चौथा भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद। आपको हमने बताया था भारत और कई देशों के बीच में 2+2 वार्ता आयोजित की जाती है और अभी हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच में इस 2+2 वार्ता का आयोजन किया गया था। 11 अप्रैल 2022 को किया गया था डियर, 11 अप्रैल को यह वाशिंगटन DC में आयोजित किया गया था और इसमें हमारे देश की तरफ से हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री S जयशंकर प्रसाद ने भाग लिया था। और साथ में अमेरिका का जो प्रतिनिधित्व है वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं एंटनी ब्लिंकन और साथ में वहाँ के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन जो हैं इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इन दोनों लोगों का नाम याद होना चाहिए क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन काफ़ी इस समय पूछे जाते हैं। जो अन्य देश के विदेश मंत्रियों के साथ, रक्षा मंत्रियों के साथ या कैबिनेट मिनिस्टर के साथ बैठक होती है उनके नाम आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। इस संवाद के दौरान दोनों पक्षों के द्वारा नासा, इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार उपग्रह के विकास पर संतोष व्यक्त किया गया, यानी एक प्रकार से समझौता किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन। कौन सा डियर? बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन जिसमें टोटल 7 देश हैं। इस बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की इस बार मेजबानी की गई है श्रीलंका के द्वारा। किसके द्वारा? श्रीलंका के द्वारा।
और शिखर सम्मेलन के द्वारा बिम्स्टेक की जो अध्यक्षता सौंपी गई है अगली, वो थाईलैंड को सौंपी गई है, याद रखिएगा, क्योंकि श्रीलंका का जो कार्यकाल है वो 2018 से 2022 तक था, जो इस बार समाप्त हो जाएगा और अगला अध्यक्ष बनने वाला है थाईलैंड। इस बिम्स्टेक के मेंबर कौन कौन है डियर? तो बांग्लादेश है, भारत है, श्रीलंका है, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान और नेपाल इसमें शामिल हैं इस बिम्स्टेक के मेंबर में। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। उसके अलावा नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है डियर, अगला क्या है कि भारत और यूएई वर्चुअल शिखर सम्मेलन। चलिए कौन सा है? भारत और यूएई वर्चुअल शिखर सम्मेलन। ये थोड़ा सा हेडिंग यहाँ पर गड़बड़ हो गई है डियर, याद रखिएगा। भारत और यूएई वर्चुअल शिखर सम्मेलन आपका आयोजित किया गया है भारत और यूनाइटेड यानी संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। इसका आयोजन जो है एक प्रकार से भारत और यूएई के बीच में 18 फरवरी को संपन्न हुआ है। और ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो भारत के प्रधानमंत्री और आबू धाबी के प्रिंस जो क्राउन प्रिंस हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के बीच में इसका आयोजन किया गया है। इस अवसर पर दोनों देशों के द्वारा भारत एवं यूएई समग्र सामरिक गठजोड़ में प्रगति, एक नए मोर्चे, नए मील के पत्थर के रूप में संयुक्त विजन वक्तव्य यहाँ पर व्यक्त किया गया है, यानी इस पर कार्य करने के लिए समझौता किया गया है भारत और यूएई के बीच में। नेक्स्ट हमारा है 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन। कौन सा डियर? 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन। ये आयोजन किया गया है 6 दिसंबर 2021 को। और इस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है, भारत के नई दिल्ली में। इस शिखर सम्मेलन में जारी भारत रूस संयुक्त वक्तव्य का जो शीर्षक है वो क्या है डियर? तो भारत और रूस शांति, प्रगति एवं समृद्धि के लिए भागीदारी, इस बार की इसकी थीम रखी गई थी इस आयोजन के शिखर सम्मेलन की। इस शिखर सम्मेलन में भारत और रूस के बीच में टोटल 28 समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया है। और भारत और रूस के बीच में 2019 में जिसकी 20वीं बैठक हुई थी उसका आयोजन रशिया के व्लादिवोस्तोक में किया गया था, जो इसका 20वां शिखर सम्मेलन था 2019 में जिसका आयोजन किया गया था। और 21वें भारत रूस शिखर सम्मेलन का जो अतिरिक्त पहली बार दोनों देशों के बीच में 2+2 एक प्रकार से मंत्री स्तरीय वार्ता का भी आयोजन किया गया है। 2+2 यहाँ पर हमने अभी अपने सेशन में 3 2+2 वार्ता देख चुके हैं, एक ऑस्ट्रेलिया के साथ में, एक अमेरिका के साथ में, ये रशिया के साथ में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, 2+2 वार्ता में इसमें रूस के अतिरिक्त जो है भारत के द्वारा अगर हम बात करें तो अमेरिका के साथ में, जापान के साथ में और ऑस्ट्रेलिया के साथ में मंत्री स्तरीय 2+2 वार्ता का आयोजन किया जाता है। यानी इस प्रकार से आप देख सकते हैं कौन से भारत 4 देशों के साथ में 2+2 वार्ता का आयोजन करता है। ठीक है, चलिए तो ये आपका 22वां भारत रूस शिखर सम्मेलन है। इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो रशिया में किया जाएगा 2022 में। नेक्स्ट हमारा है 26वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2021। जो जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन है डियर, तो सिंपल सी बात है, इसका आयोजन जो है एक प्रकार से यूरोप के किसी शहर में किया गया होगा। तो ये आपका स्कॉटलैंड यूके के ग्लासगो शहर में संपन्न हुआ है, याद रखिएगा, जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन। ये इसका 26वां सम्मेलन है, ये भी याद रखिएगा। कौन सा? 26वां शिखर सम्मेलन है जो ग्लासगो शहर में किया गया है। और इसमें COP26 का आयोजन यूनाइटेड किंगडम के द्वारा इटली की साझेदारी में किया जाएगा, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। ठीक है, COP26 का जो आयोजन है इटली की साझेदारी में किया जाएगा यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है भारतीय मूल के ब्रिटिश आलोक शर्मा, ये COP26 के अध्यक्ष थे। इस बार भारतीय मूल के हैं लेकिन ब्रिटिशर्स हैं आलोक शर्मा, इन्हीं के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। और भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस COP सम्मेलन में भाग लिया था। और इसमें इसी आपके सम्मेलन में COP26 में पंचामृत का मंत्र दिया गया था हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा। और इसी में COP26 के दौरान यूनाइटेड किंगडम, भारत, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, जमैका और मॉरिशस के द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर के इरिस को लॉन्च किया गया था। इरिस होता क्या है डियर? ये जानने के लिए आपको पूरी बुक को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसकी डिटेल काफ़ी लंबी है। ठीक है, यहाँ पर हमने उसकी चर्चा कर दी है क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कि इरिस जो है
इसमें इस समझौते में कौन कौन से देश शामिल नहीं हैं या कौन कौन से देश शामिल हैं, तो ये आपके यूनाइटेड किंगडम है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, फिजी है, जमैका है, मॉरिशस है। इन सारे लोगों ने मिलकर के संयुक्त रूप से इसको जारी किया है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलेंट आइसलैंड स्टेट्स का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इसी COP26 के दौरान 2 नवंबर 2021 को अमेरिका, यूरोपियन संघ तथा अन्य भागीदारों के द्वारा ग्लोबल मीथेन प्लेज का एक प्रकार से शुभारंभ किया गया है, इसको लॉन्च किया गया है। और इसी के दौरान COP26 के दौरान ही एडॉप्टेशन रिसर्च एलायंस को भी लॉन्च किया गया है। और साथ में इसी के समापन पर ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट नाम की एक जलवायु संधि पर सहमति बनी है सारे देशों के बीच में। ठीक है, कौन सी संधि डियर, तो ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट ये हुआ है। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पैक्ट यहाँ पर याद रखिएगा कि ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट, उसके अलावा एडॉप्टेशन रिसर्च अलायंस के साथ में ग्लोबल मीथेन प्लेज, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अगर इनके बारे में सारी चीज़ों को डिटेल से जानना चाहते हैं तो आपके बुक में सारी चीज़ों को डिटेल के साथ पूरा एनालिसिस किया गया है, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर सारी चीज़ों को एक फैक्ट के माध्यम से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ताकि चीज़ों को कम टाइम में आसानी से एक फैक्ट के माध्यम से आप लोगों तक आसानी से पहुँच जाए और आप उसको किसी भी समय पर आसानी से तैयार कर सके। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, G20 शिखर सम्मेलन 2021। अगर इसकी बात करें डियर, तो G20 शिखर सम्मेलन की 30 से 31 अक्टूबर 2021 को इटली की राजधानी रोम में इसका आयोजन किया गया था। इटली की कैपिटल जो है रोम में G20 के 16वें वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कौन सा है, तो 16वां शिखर सम्मेलन। और इसकी अध्यक्षता में संपन्न, इटली की अध्यक्षता में संपन्न इस आपके G20 शिखर सम्मेलन का जो विषय है वो रखा क्या गया है, तो पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी। पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी यानी एक प्रकार से लोग, ग्रह और समृद्धि, इसका इस बार का थीम या विषय रखा गया है। और इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया है। और इस सम्मेलन के लास्ट में रोम घोषणा पत्र जारी किया गया है। वैसे भी जहाँ पर जो सम्मेलन का आयोजन किया जाता है वहाँ पर उसी नाम से घोषणा पत्र जारी किया जाता है। जैसे लास्ट में अभी हमने पढ़ा ग्लासगो घोषणा पत्र जारी किया गया था, उसी प्रकार से ये रोम घोषणा पत्र जारी किया गया है। G20 2022 का जो शिखर सम्मेलन है ये इंडोनेशिया की बाली में इसका आयोजन किया जाएगा। इंडोनेशिया में, यानी एक प्रकार से इसकी अध्यक्षता इंडोनेशिया के द्वारा की जाएगी। लेकिन 2023 में इसका 18वां G20 शिखर सम्मेलन भारत की मेजबानी में संपन्न होगा, याद रखिएगा। पहले भारत को मेजबानी दी जा रही थी 2022 में, लेकिन बाद में उसको कैंसिल कर दिया गया था, इंडोनेशिया को दिया गया और अब भारत को मेजबानी मिली है 2023 में। 18 से 21 अक्टूबर 2021 के मध्य में वर्चुअल माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA की बात की जा रही है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है यहाँ पर ISA। कौन सा डियर, ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये आपका 18 से 21 अक्टूबर के मध्य में वर्चुअल माध्यम से इसकी चौथी सभा का आयोजन किया गया है। चौथी सभा का, ठीक है, चौथी सभा का आयोजन किया गया है इस आपके ISA की पहली सभा 2 से 5 अक्टूबर 2018 में ग्रेटर नोएडा में आयोजित की गई थी। और इसकी जो दूसरी ISA की सभा है डियर, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो नई दिल्ली में 2019 में किया गया था, नई दिल्ली में। ठीक है, इसकी तीसरी सभा का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो वर्चुअल माध्यम से किया गया था। और इसकी चौथी सभा का आयोजन इस बार आपके किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो इस सभा में टोटल 74 सदस्य देश हैं, साथ में 34 पर्यवेक्षक हैं और संबंधित देश जो हैं सहित टोटल देशों की संख्या हो चुकी है 108। कितने, 108 सदस्य देश हो चुके हैं इस ग्रुप में, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है 21वां SCO शिखर सम्मेलन। कौन सा, 21वां SCO शिखर सम्मेलन। ये आपका जो शिखर सम्मेलन है डियर, एक प्रकार से संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है आपका, जिसकी बैठक इस बार दुशांबे ताजिकिस्तान में हाइब्रिड मेथड से हाइब्रिड रूप में की गई थी। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो ताजिकिस्तान के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। ताजिकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं उन्हीं के द्वारा, इमोमाली रहमान के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। और भारत की तरफ से इसमें हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर प्रसाद ने इसमें अपना प्रतिनिधित्व दिया था।
नेक्स्ट हमारा है 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। कौन सा डियर? 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, यानी ब्रिक्स मतलब भारत, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इसका 13वां शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ है और इसका आयोजन एक प्रकार से 9 सितंबर 2021 को भारत की अध्यक्षता में किया गया है। किसकी अध्यक्षता में? तो भारत की अध्यक्षता में इसका आयोजन किया गया है और ये वर्चुअल प्रारूप में आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। यह ऐसा तीसरा मौका है वर्ष 2012 से 16 के बाद जब इसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता कितनी बार की जा चुकी है? तो 2016 में एक किया गया था और 2021 में दूसरी बार किया गया है। 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन पर नेताओं ने नई दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया है। अभी आपको हमने बताया था जिस प्रकार से रोम में संपन्न हुई थी, तो वहाँ रोम घोषणा पत्र जारी किया गया था। उसी प्रकार से ये आपका ब्रिक्स शिखर सम्मेलन संपन्न होने के बाद में नई दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया गया है। अब आ चुके हैं हम चुनाव से संबंधित कुछ पॉइंट को डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल लेवल पर जो चुनाव हुए हैं वहाँ पर नए नए प्रमुख किसको बनाया गया है, इनके बारे में डियर। तो सबसे पहला है फिलीपींस के राष्ट्रपति चुनाव में। फिलीपींस के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो 17वें राष्ट्रपति जो हैं कौन बन गया है? तो उनका नाम है फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर को एक प्रकार से कुल यहाँ पर पराजित करके जो आपके पार्टी के हैं यहाँ पर टोटल 58.8% मत प्राप्त करके इन्होंने जीत हासिल किया है फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने। और कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं डियर? फिलीपींस के। याद रखिएगा डेट आपकी थी 9 मई। यहाँ पर आपको याद सिर्फ इतना रखना है कि ये कौन सा चुनाव था, तो 17वां है। और यहाँ के हेड कौन बने हैं? तो उनका नाम क्या है? मार्कोस जूनियर उनका नाम है। दूसरा हमारा है फ्रांस में राष्ट्रपति जो चुनाव हुआ था। तो राष्ट्रपति चुनाव हुआ था, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं याद रखना है क्योंकि जो पहले राष्ट्रपति थे वो दोबारा बन चुके हैं। ठीक है, एक प्रकार से 58.55 मत प्रतिशत के साथ में इमैनुअल मैक्रो फिर से यहाँ पर चुनाव जीत गए हैं और नए राष्ट्रपति बन गए हैं। नेक्स्ट हमारा है पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन। आपको पता है पाकिस्तान में अभी हाल ही में सत्ता परिवर्तन हुआ है। यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे इमरान खान, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उसके बाद यहाँ पर एक प्रकार से असेंबली को भंग कर दिया गया था। दोबारा चुनाव हुआ है और यहाँ पर दोबारा चुनाव होने के बाद शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है, शहबाज शरीफ को। ठीक है, ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। शहबाज शरीफ को चुना गया है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की पार्टी से शामिल होते हैं। नेक्स्ट हमारा है तुर्कमेनिस्तान राष्ट्रपति चुनाव। इसमें तुर्कमेनिस्तान में हुए छठे राष्ट्रपति चुनाव में कौन जीता है डियर? तो उनका नाम है सरदार बर्दी मुहावेदोव इनका नाम है, जिन्होंने 72.97% मतों के साथ में चुनाव में जीत हासिल की है। और हंगरी में जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ था, यहाँ पर जो जीते हैं चुनाव में, उनका नाम के चुनाव में कैटलिन नोवाक जो हैं देश के नए राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुई है। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जितने अभी हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं और मैक्सिमम अपने डेली करंट अफेयर सेशन में इन सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर डिस्कस भी कर चुके हैं डियर। नेक्स्ट हमारा है दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति चुनाव। इस दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति चुनाव में कौन जीता है? तो उनका नाम है यून सुक योल इनका नाम है, जिन्होंने 48.56% मतों के साथ में जीत हासिल की है। और अगला है स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री। कहाँ की? स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बन गई हैं? तो उनका नाम है मैग्डेलेना एंडरसन। मैग्डेलेना एंडरसन स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुनी गई है। अगला हमारा है होंडुरस की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो होंडुरस की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में एक प्रकार से शियोमारा कास्त्रो को चुना गया है पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में। जिस भी देश में एक प्रकार से महिलाओं को नियुक्ति दी गई है, महिलाओं को राष्ट्राध्यक्ष के रूप में चुना गया है, याद रखिएगा वो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं डियर। और यहाँ पर जापान में जो आम चुनाव हुआ है, तो इनके बारे में तो आपको पता ही होगा, अभी भारत की इन्होंने यात्रा भी किया था। तो उनका नाम क्या है? फूमियो किशिदा जापान के नए प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट हमारा है बारबाडोस में पहला राष्ट्रपति चुनाव। बारबाडोस में पहली बार राष्ट्रपति चुनाव हुआ है और अभी आपको हमने बताया कि ब्रिटिश के संरक्षण से पहली बार ये मुक्त हुआ है बारबाडोस। और यहाँ पर
जो चुनाव हुआ है उसमें जो स्वतंत्र उम्मीदवार हैं जिनका नाम है सैंड्रा मेसन को देश का पहला राष्ट्रपति चुना गया है, और इसी के साथ ही बारबाडोस की पहली महिला राष्ट्रपति भी चुनी जा चुकी हैं, सैंड्रा मेसन। नेक्स्ट हमारा है कनाडा का संघीय चुनाव। तो यहाँ पर भी कनाडा में भी जो जस्टिन ट्रूडो इसके पहले यहाँ के हेड थे, उन्होंने लगातार तीसरी बार चुनाव जीत लिया है, और कनाडा में ये लगातार एक प्रकार से दूसरे सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं। और इसमें इस कनाडा के चुनाव में जो सबसे खास बातें हैं, टोटल 17 सीटें भारतवंशियों के खाते में आई हैं, याद रखिएगा, यानी भारतीयों ने चुनाव जीते हैं। नेक्स्ट हमारा है मोरक्को में संसदीय चुनाव। तो मोरक्को के चुनाव में शाह मोहम्मद ने अजीज अखन्नौज को देश का नया प्रधानमंत्री घोषित किया है, यानी यहाँ के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं, अजीज अखन्नौज। नेक्स्ट हमारा है अफगानिस्तान में तालिबान धार्मिक कट्टरपंथी आपका शासन जो है, तो अफगानिस्तान में जो नया हेड बना है उसका नाम है मुल्ला हसन आखुंद। क्या नाम है डियर? तालिबान सरकार जो बनाई गई है उसमें प्रमुख है मुल्ला हसन आखुंद। और ईरान में राष्ट्रपति चुनाव में कौन चुना गया है? तो ईरान में जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ है 3 अगस्त 2021 को, यहाँ पर अमातुल्लाह सैयद इब्राहिम रईसी के द्वारा अमातुल्लाह सैयद इब्राहिम रईसी ने आधिकारिक तौर पर 8वें राष्ट्रपति के रूप में हसन रूहानी का स्थान लिया है इस ईरान के चुनाव में। यहाँ पर ये आपके जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि हाल ही में ये सारे देश चर्चा में रहे हैं, याद रखिएगा। उसके अलावा इथोपिया का जो चुनाव हुआ था वहाँ पर अबी अहमद को जो है यहाँ का प्रधानमंत्री चुना गया है इथोपिया में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डियर चक्रवात से संबंधित। ये आपके चक्रवात का नाम क्या है? तो इसका नाम है आशानी चक्रवात। क्या नाम है? आशानी चक्रवात इसका नाम है। ये आसानी नाम किसके द्वारा दिया गया था? तो श्रीलंका के द्वारा इस नाम दिया गया था। और इसके पहले दिसंबर 2021 में जवाद नाम का एक चक्रवात था जिसने भारत में लैंडफॉल किया था, जवाद नाम का। कौन सा? जवाद नाम का था, और ये श्रीलंका के द्वारा नाम दिया गया है इसका आशानी। उसके अलावा दूसरा एक है आपका ताल ज्वालामुखी। कहाँ पर है डियर? तो फिलीपींस में है ताल ज्वालामुखी, याद रखिएगा। और अभी हाल ही में 26 मार्च 2022 में फिलीपींस में स्थित ताल ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था। नेक्स्ट हमारा चक्रवात है इमनाती चक्रवात। कौन सा? इमनाती चक्रवात। ये इमनाती चक्रवात जो है ये कहाँ पर आया था? तो 22 से 23 फरवरी 2022 के बीच में मेडागास्कर के तटीय शहर में मनाकारा के दक्षिण पूर्व में ये आपका चक्रवात आया था जिसका नाम है इमनाती। उसके अलावा नेक्स्ट हमारा है पेरू में पर्यावरणीय आपातकाल। पेरू जो देश है जो एक दक्षिण अमेरिका का एक देश है डियर, यहाँ पर पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन ये है क्योंकि 15 जनवरी 2022 को पेरू के समुद्री क्षेत्र में 6000 बैरल कच्चे तेल के फैल जाने की वजह से, प्रदूषण की वजह से ये आपका आपातकाल की घोषणा की गई थी पेरू में। 90 दिनों का आपातकाल लगा था, याद रखिएगा। उसके अलावा नेक्स्ट हमारा है माउंट सेमरू ज्वालामुखी विस्फोट। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, ठीक है। माउंट सेमरू ज्वालामुखी विस्फोट, ये माउंट सेमरू है कहाँ पर? तो ये इंडोनेशिया के पूर्वी जावा प्रांत में है माउंट सेमरू, जिसमें ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था 4 दिसंबर को। और यह द्वीप जो है जावा का सबसे ऊंचा और सक्रिय ज्वालामुखी भी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है माउंट एसो ज्वालामुखी। कौन सा डियर? माउंट एसो ज्वालामुखी। तो ये माउंट एसो कहाँ पर है? तो जापान में है माउंट एसो, और जापान के दक्षिणी द्वीप पर नाम क्या है? क्यूशू द्वीप पर है। और आपको पता है जापान में तो 4 द्वीप हैं, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू और होकिडो। ये सारे द्वीप कहाँ पर हैं? जापान में हैं। इसी के क्यूशू द्वीप पर स्थित है माउंट एसो, जिसमें 20 अक्टूबर को विस्फोट हुआ था। नेक्स्ट हमारा है माउंट मेरापी। ये कहाँ पर है? तो 9 अगस्त को विस्फोट हुआ था, और ये है इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर। अगला है चक्रवात गुलाब। क्या बात है? रोज चक्रवात यानी गुलाब डियर, और ये वही चक्रवात है जिसका नामकरण पाकिस्तान के द्वारा किया गया था, और ये एक प्रकार से भारत के पूर्वी तट से टकराया था गुलाब चक्रवात, ठीक है। ये आपका, और इसके अलावा अगर हम बात करें डियर, तो हमारे एक प्रकार से हमारे देश में उत्तराखंड की सरकार के द्वारा इन सारी प्राकृतिक घटनाओं से निपटने के लिए एक प्रकार से यहाँ पर प्राकृतिक आपदा की भविष्यवाणी करने के लिए एक ऐप को जारी किया गया है 30 अगस्त
2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा। अमेरिका ने किस देश को अपने यहाँ से आपका एक प्रकार से जितने भी MCQ हैं यानी मल्टी चॉइस क्वेश्चन हैं वो यहाँ से शुरुआत होते हैं डियर, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हमारा आज का सेशन समाप्त होगा इंटरनेशनल में, ठीक है। तो पहला हमारा है, अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगियों के रूप में घोषित किया है, तो उसका नाम क्या है, यहाँ पर अमेरिका के द्वारा घोषित किया गया, याद रखिएगा, किसको, अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी देश के रूप में। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था डियर, अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है, ठीक है। तो ये 10 मार्च 2022 का क्वेश्चन है और यहाँ पर आंसर आपका मिसिंग है डियर। आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कतर, जिसकी कैपिटल है दोहा और यहीं पर आपका फीफा ओलंपिक का आयोजन किया जाना है, ठीक है। फीफा जो वर्ल्ड कप है फुटबॉल का आयोजन कहाँ किया जाएगा, कतर में, याद रखिएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा कतर। उसके अलावा किस देश ने नागरिक हवाई क्षेत्र यानी सिविलियन एयरस्पेस में ड्रोन को संचालित करने की अनुमति दी है, तो ये अनुमति किसके द्वारा दी गई है, इजराइल के द्वारा। नप्ताली बेनेट यहाँ पर चुने गए हैं, अभी हमने पढ़ा भी था, नप्ताली बेनेट कहाँ पे, इजराइल में डियर। और भारत में भी ड्रोन से संरक्षण के लिए, एक प्रकार से ड्रोन के लिए काफ़ी सारे नियम कानून अभी हाल ही में बनाए गए हैं भारत के द्वारा। अगला हमारा है, वर्ष 2022 के लिए अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम है मैकी सेल को नियुक्त किया गया है। और नेक्स्ट हमारा है, किस देश में प्रथम योग महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, यानी भारत से बाहर कौन से देश में प्रथम योग महोत्सव का आयोजन किया जाना है, तो उसका नाम है सऊदी अरब। सऊदी अरब में नियुक्त किया जाएगा प्रथम योग महोत्सव का। और भारत ने किसके साथ मिलकर के डिजिटल कार्य योजना 2022 को मंजूरी दी है, तो ये मंजूरी दी गई है आसियान के साथ में डियर, आसियान के साथ में मिलकर के। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस देश ने ग्रेट बैरियर रीफ की रक्षा के लिए वित्तीय पैकेज की घोषणा की है, तो आपको पता ही है कि ग्रेट बैरियर रीफ एक प्रकार से ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत आता है, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, प्रथम मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की गई है, तो प्रथम मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई है भारत के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है, सऊदी अरब ने 30 वर्ष के विवाद के बाद कौन से देश के साथ अपने संबंधों को बहाल किया है, 30 वर्षों के बाद डियर, तो उस देश का नाम है थाईलैंड। और नेपाल के प्रांत 2 का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, नेपाल के प्रांत 2 का नाम बदल के कर दिया गया है मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश नाम इसका कर दिया गया है। नेक्स्ट आपका है, हाल ही में कौन से देश ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया है, किस देश के द्वारा लगाया गया है डियर, तो बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया है फिलीपींस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन से देश ने हिंदू मंदिरों की देखभाल के लिए पहली संस्था की स्थापना की है, तो ये संस्था की स्थापना की गई है पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। और अगला क्वेश्चन हमारा है कि कौन से देश ने वर्ष 2027 तक स्वयं को पूर्णतः धूम्रपान मुक्त देश बनाने की घोषणा की है, तो उस देश का नाम है न्यूजीलैंड। ये सारे पॉइंट छाप लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए सबसे जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो यही है जो आपके सामने इस समय हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है, कौन से देश ने ताइवान के साथ, कौन से देश ने ताइवान के साथ डियर आपका राजनयिक संबंधों को एक प्रकार से समाप्त कर दिया है, तो ये आपका जो देश है उसका नाम क्या है, निकारागुआ के साथ में। और नेक्स्ट हमारा है, किस यूरोपीय राष्ट्र ने, कौन से यूरोपीय राष्ट्र ने भांग के निजी इस्तेमाल की मंजूरी दी है, तो भांग के निजी इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है माल्टा के द्वारा। और अभी हाल ही में अफीम को प्रतिबंधित किया गया है अफगानिस्तान के द्वारा डियर। किस देश ने तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगा दिया है, उस देश का नाम क्या है, तो उसका नाम है सऊदी अरब। सऊदी अरब के द्वारा तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगाया गया है। और कौन सा देश है जो 100% पेपरलेस होने वाले विश्व की पहली सरकार बन गई है, तो वह है दुबई की सरकार, ठीक है। दुबई की सरकार पहली पेपरलेस गवर्नमेंट बन चुकी है, याद रखिएगा। और अगला हमारा है, कौन से देश ने दर्द रहित मृत्यु के लिए इच्छा मृत्यु उपकरण को मंजूरी दी है, यानी एक प्रकार से आप कह सकते हैं इच्छा मृत्यु प्राप्त करने की जो मंजूरी है दर्द रहित, ये किसके द्वारा दिया गया है, तो स्विट्जरलैंड के द्वारा, ठीक है, स्विट्जरलैंड के द्वारा दिया गया है। और कौन से देश के द्वारा अभी हाल ही में
बाल विवाह को पूरी तरह से समाप्त करने की घोषणा की गई है? तो दक्षिणी सूडान यानी अफ्रीका कॉन्टिनेंट का देश है दक्षिणी सूडान के द्वारा। वह दो देश जिनके बीच में 1224 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन का निर्माण एक प्रकार से किया जाना है, उस गैस का नाम यहाँ पर क्या हो जाएगा डियर? तो उन देश का नाम हो जाएगा जर्मनी और रशिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? उस दोनों देशों का नाम है जर्मनी और रशिया, याद रखिएगा, जिनके साथ ये आपकी गैस पाइपलाइन की शुरुआत की जा रही है। सितंबर 2021 के ये घटनाक्रम है और ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपके जितने भी इंटरनेशनल इश्यूज थे उनसे संबंधित हम लोगों ने प्रयास किया है अपने इस सेशन में डियर। हर उस टॉपिक को कवर करने का प्रयास किया गया है जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सबको हमने डिस्कस किया, लेकिन अगर आप लोग इन सारी चीज़ों के बारे में और भी डिटेल से जानना चाहते हैं तो घटना चक्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो आपको यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है इस बुक के बारे में, ये बुक आपकी मार्केट में लॉन्च हो चुकी है जिसको आप आसानी से मार्केट से ले सकते हैं और सारी चीज़ों को डिटेल के साथ पढ़ सकते हैं। फिर भी यहाँ पर रैपिड सेशन के माध्यम से जितने भी पॉइंट इंपॉर्टेंट होते थे उन सारी चीज़ों को कवर करने का प्रयास हम लोगों ने किया है ताकि आपके एग्ज़ाम में जो आपके फैक्ट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको आसानी से कवर किया जा सके। ठीक है, मिलते हैं फिर से अपने अगले सेशन में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच।